अस्सलामुअलैकुम जी, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, खुश आमदीद और जुम्मा मुबारक आप सब लोगों को। मैं हूं मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जनाब। उम्मीद है कि आप लोग भी जहाँ कहीं होंगे अच्छे होंगे और कुछ भी आपके पास इस वक्त जो मौजूद होगा उसमें आप लोग खुश भी रह रहे होंगे और कोशिश भी कर रहे होंगे खुश रहने की अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा का कौल है कि सब्र की बस दो ही सूरतें हैं, जो नापसंद है उसको बर्दाश्त करें और जो पसंद है उसका इंतज़ार करें। क्योंकि इंसान हमेशा बेहतर की तलाश में अपनी ज़िंदगी में कोशिश करता रहता है और जब कोई चीज़ हम लोग पा लेते हैं ना तो फिर उससे बेहतर की तलाश में हम लोग निकल पड़ते हैं और ये भूल जाते हैं कि ऐसा बहुत कुछ हमारे पास मौजूद है जिसकी ख्वाहिश दूसरे लोग कर रहे होते हैं, लेकिन उसको या उस चीज़ की कदर करना हम नहीं छोड़ते हैं या भूल जाते हैं उस चीज़ की कदर करना। और अक्सर आप बेहतर की तलाश में उस नेमत को भी देख नहीं पाते हैं जो आपके पास उस वक्त मौजूद होती है, जो आपने इतनी जिद्दोजहद इतनी दुआएं करके मांगी भी होती है। तो इसलिए जो आपके पास इस वक्त मौजूद है उसकी कदर करें, उसके ऊपर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें जितना हो सकता है और बेहतर वक्त आने का जो है ना इंतज़ार करें कि जब अगला वक्त आएगा उसमें आपको कोई अच्छी चीज़ ही मिलेगी। अल्लाह ताला हमेशा अच्छी चीज़ों से ही हमें नवाजता है, इसलिए बेसब्री जो है ना हमारी ज़िंदगियों में भरती जा रही है, इसको कम करने की हमें कोशिश करनी चाहिए और शुक्र अदा ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला का करना चाहिए। तो इसी के साथ हम प्रोग्राम में भी आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो आजकल मुआशी हालात, घरेलू मसाइल और टेंशनें और काम की ज़्यादती की वजह से हर दूसरा शख्स जो है वो आपको सर दर्द की शिकायत करता हुआ नजर आएगा। और सर दर्द सर के किसी भी हिस्से की तकलीफ का नाम है। सर ज़्यादातर बहुत जो दर्द होता है ये संजीदा नौयत की बीमारी की अलामात नहीं होती हैं, लेकिन सर दर्द एक बहुत आम सा दर्द है जिसमें अफराद सबसे ज़्यादा मुब्तला होता है। अक्सर आप लोग उनको देखते होंगे कि रोज़ाना की बुनियाद पर सर दर्द हो रहा है, लेकिन सर के दर्द की अहम अलामत आपके सर या सर की वजह से चेहरे में होने वाला दर्द है। सर दर्द की इकसाम कितनी होती है और क्या सर दर्द को आम सी बीमारी समझकर इग्नोर करना हमारे लिए ठीक साबित हो सकता है या ये किसी बड़ी परेशानी का बाइस भी बन सकता है? क्या सर में होने वाला हर दर्द खतरनाक हो सकता है और सर के दर्द का इलाज अद्वियात या घरेलू टोटकों से मुमकिन हो सकता है या ये करना भी नुकसानदेह साबित हो सकता है? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी साहब, हैं पेन मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी शुक्र। डॉक्टर साहब ये सर दर्द के हवाले से बताइए कि सर दर्द होता क्यों है और उसके बाद इसकी टाइप्स पर जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में कोई ऐसा बंदा पैदा हुआ हो जिसको कभी ना कभी सर दर्द ना हो। हाँ, एग्जैक्टली। तो इसलिए एक ऐसा मसला है जो हर घर में है, हर बंदे को है, हर वक्त है या कभी ना कभी जरूर, वो चाहे छोटा बच्चा हो बड़ा हो, हर कोई है। हाँ। अब हमने देखना ये कि सर दर्द की किस्में कौन सी हैं, ठीक है, और कैसे पहचानेंगे। ओके। हम अपनी मेडिकल की जुबान में इसको दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। अच्छा। एक होता है प्राइमरी, ओके, जो सर के बाहर की खून की नालियाँ, मसल्स, ये स्किन इसके अंदर होता है। एक होता है सेकेंडरी जो सर के अंदर होता है। अच्छा। जो कि खतरनाक हो सकता है। अच्छा। अभी हम बात करेंगे सबसे पहले जो सबसे आसान रोज़मर्रा की दर्द हैं। मसलन सबसे ज़्यादा जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो टेंशन हेडेक के साथ आते हैं। टेंशन हेडेक की निशानी ये होगी कि ये फ्रंट पे होती है बैंड की तरह। अच्छा, ऐसे लगेगा जैसे किसी ने कस के ऊपर बैंड बांध दिया। ये टेंशन हेडेक है। मैं इलाज में आपको दो तरह के, घरेलू भी और अद्वियात के थ्रू, वो बाद में बताता हूं। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज होती है जो हमारी ज्यादा फीमेल्स में पाई जाती है, वो है माइग्रेन। हाँ जी। वो एक साइड पे होती है, का। वो थ्रॉबिंग होगी यूं करके, पल्स की तरह से आएगी, यहाँ से होके कान के ऊपर और पीछे कमर, ये गर्दन तक जाती है। और ये एक साइड पे होगी और ज्यादातर किसी न किसी वजह से ट्रिगर होती है, जैसे ज्यादा रोशनी से, ज्यादा फोन इस्तेमाल करने से, और ये पेशेंट को पता चल जाता है। और बाज़ औक़ात ये नौबत मतली और उल्टियों तक भी चली जाती है और फिर ये एक दिन दो दिन भी रहती है। बिल्कुल, तो ये काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें आते हैं। ये फीमेल्स में 4 गुना ज़्यादा है। क्यों? अच्छा, इसकी क्या वजह? ये कुछ हार्मोनल्स हैं, इम्बैलेंसेस होते हैं फीमेल्स के अंदर, और कुछ ख़वातीन ज़्यादा इसके समझे इसका प्रीपोर्डेंस उनकी ज़्यादा है। अच्छा, इसी तरह एक होती है, उसको हम कहते हैं क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक ये मेल्स में ज़्यादा होती है। ओके। ये सिर्फ एक आँख के पीछे होगी और ऐसे लगता है जैसे किसी ने आंख में छुरी मार दी हो।
ये सिर्फ एक साइड पे होती है, राइट पे। ठीक है, जैसे औरतों में माइग्रेन होती है एक ही साइड पे होती है, इस तरह मर्दों में क्लस्टर हेडेक होती है। ये भी स्ट्रेस और टेंशन की वजह से ठीक है। इसके बाद एक स्टेज होती है ब्लड प्रेशर की, इसको हाइपरटेंशन हेडेक कहते हैं। किसी का ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया तो उसको ये सर के ऊपर कोने में और ये पीछे खिंचाव महसूस होगा, अच्छा, बोझ महसूस होगा, पट्टे खिंचने शुरू हो जाएंगे। आमतौर पे ये पेशेंट जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है उनको ये हेडेक्स होती है। हमारे पास ऐसे मरीज जो हैं जिनको ये हेडेक्स कंप्लेन करें, उनको कहते हैं सबसे पहले अपना ब्लड प्रेशर चेक कराओ, कहीं ज़्यादा तो नहीं। ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं ताकि उसकी प्रिवेंशन की जा सके। अच्छा, फिर एक जो हेडेक होती है उसको कहते हैं साइनस हेडेक। जिनके साइनसेस खराब हैं उनको ये नाक की हड्डी और उसके पीछे साइनसेस भरे जाते हैं। उसकी निशानी ये होती है कि साथ में आपको आंखों से और नाक से पानी बहना शुरू हो जाएगा, इधर बोझ महसूस होनी शुरू हो जाएगी। और ये जो जगह सारी है ये सारी ये इसका हम साइनस हेडेक कहते हैं। सो हेडेक की बहुत सारी किस्में, ये 100 से ज्यादा किस्में हैं। अच्छा। ये तो मैंने सिर्फ आपको जो आसान रोजमर्रा हर एक को होती हैं वो बताई हैं। सो मोस्ट ऑफ द हेडेक्स ये ज्यादातर कोई खतरनाक नहीं होती। अच्छा, लेकिन चंद निशानियां अगर आप कहें तो मैं आपको बता दूं जरूर कि हेडेक जब खतरनाक हो जाए तो उसके ऊपर डिले नहीं करना चाहिए। हाँ। मसलन एक बंदे ने दवाई लेनी शुरू कर दी खुद ही, जो भी रूटीन में दवाइयाँ हम घरों में दस्तियाब हैं, उसको आराम नहीं आया, उसके बाद हेडेक के साथ चक्कर शुरू हो गए, ये खतरे की अलामत। ठीक है। उसके बाद वॉमिटिंग शुरू हो गई, ये खतरे की अलामत। उसके बाद बुखार शुरू हो गया, ये खतरे की अलामत। अच्छा। और ख़ास तौर पे अगर हेडेक के बाद किसी को दौरा पड़ जाता, ये सबसे ज़्यादा खतरे की अलामत। और ये 4-5 चीज़ें जैसे ही नज़र आएँ कि मुस्तकिल आराम नहीं आ रहा, हेडेक ख़त्म नहीं हो रही, बुखार होना शुरू हो गया है, गर्दन अकड़नी शुरू हो गई है, या उल्टियाँ आनी शुरू हो गई हैं, या कोई फिट पड़ गया, तो ये वो टाइम है जिसमें आपने अपनी डॉक्टरी फ़ौरन बंद करनी है और अपने किसी भी करीबी डॉक्टर से जाके मशवरा करना है आगे क्या करें। क्योंकि अगर ये हेडेक सेकेंडरी है, इसमें से ट्यूमर भी हो सकता है, जिसमें कोई दिमाग की शरियान भी फट सकती है, तो फालिज का अटैक भी हो सकता है। तो ये अनड्यू डिले जो है वो न सिर्फ नुकसानदेह बल्कि ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। सही, मतलब तो मोस्ट ऑफ द हेडेक्स ये प्राइमरी होती है और ये आसानी से ठीक हो सकती है। लेकिन आप लोगों को फिर भी आइडेंटिफाई करना ज़्यादा ज़रूरी है कि किस वजह के बना पर ये आपको हेडेक हो रही है और इसके सिम्टम्स क्या हैं, फिर ही आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं कि ये प्राइमरी में आती है या सेकेंडरी में आती है। अच्छा, हम लोग मतलब बिल्कुल थोड़ी सी भी हेडेक हो रही होने तो जैसे हमने बात की, तो घरेलू टोटके हम लोग शुरू कर देते हैं, चाय पी ली, कॉफ़ी पी ली कि फ़ौरन से हमारी सर दर्द खत्म हो जाएगी, या दूसरी तरफ हम लोग मेडिकेशन खुद से करना शुरू हो जाते हैं। तो ये फिर रेजिस्टेंस भी पैदा करती हैं इस तरह की चीज़ें? बिल्कुल पैदा करती हैं। देखिए, हर चीज़ के ऊपर अगर आप गोलियाँ खानी शुरू कर दें, चाहे वो कोई भी हो, तो अल्टीमेटली एक तो उसका असर ख़त्म हो जाएगा, नंबर 2 उसके साइड इफेक्ट शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, हम सबसे पहले ये कहते हैं, देख हमारी जो मेडिसिन में हम बहुत सारे मेडिसिन भी लिख के देते हैं, प्रोसीजर्स भी बताते हैं, जो घर के प्रोसीजर्स हैं। हाँ। सीधी सी बात है, अगर आप ब्रेकफास्ट ठीक करें, नाश्ता ठीक करें, ब्लड प्रेशर लो भी नहीं होगा, शुगर भी कम नहीं होगी, सर दर्द वैसे ही नहीं होगी। ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है। नंबर 2, हमने देखा कि ये जिंजर टी जो होती है, हाँ जी, ये अदरक वाली चाय, ये सबसे बेहतरीन है आपके रूटीन हेडेक्स के लिए। अगर और ख़ास तौर पर जिंजर ग्रीन टी जो है, तो एक ये ले सकते हैं। फिर चंद एक प्रेशर पॉइंट्स हैं जो बैठे बैठे हमारे जो घर के काम करने वाले, ऑफिस के काम करने वाले, कंप्यूटर के काम करने वाले जो हैं, वो छोटी छोटी टिप्स हैं जो आप कर सकते हैं। अच्छा। बस अगर आपको हेडेक, टेंशन हेडेक शुरू हो गई है तो एक आध पॉइंट है यहाँ पे सेंटर में, चंद सेकंड के लिए भी दबाएंगे, दर्द बेहतर हो जाएगी। जो अगर किसी को माइग्रेन या वो क्लस्टर हेडेक भी हो रही है तो इस कनपट्टियों पे हाथ रख के, अच्छा, अगर आप चंद सेकंड के लिए भी इसको सर्कल में घुमाया जाए, मसल्स, इसकी साइंटिफिक तोजी ये है कि मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। हेडेक में तमाम जो मसल्स हैं वो टेंस हो जाते हैं, खिंचाव आ जाता है, जिस वजह से दर्द शुरू हो जाती है। अगर हम एक रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, अगर उनको इस्तेमाल करते रहें, यहाँ से इसको प्रेस कर लें, इस जगह को थोड़ी देर के लिए सर्कल में घूम लें, यहाँ से थोड़ी देर के लिए राइट साइड लेफ्ट साइड पे प्रेस कर लें या स्ट्रेच कर लें, तो बहुत सारी स्ट्रेस और टेंशन हेडेक्स इसी तरह से ही बेहतर हो जाती है बगैर किसी लंबी चौड़ी दवाई के। तो सबसे पहले जो हम घर में बैठ के, कुर्सी पे बैठ के, दफ्तर में बैठ के कर सकते हैं, वो काम क्यों ना करें। ठीक है, मतलब ये छोटी छोटी एक्सरसाइज आपको आनी चाहिए, बिल्कुल छोटी सी माइनर से आपको पता होना चाहिए। अगर आपको किस तरह की हेडेक हो रही है तो आपने किस तरह प्रेशर पॉइंट्स को लेकर चलना है आपने। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। इसी तरह घर में हमारे जैतून का तेल मिल जाता है, बिल्कुल। इसके अलावा पेपरमेंट, कोई वो धनिया का तेल मिल जाता है, सब चीज़ें मिल जाती हैं।
उसको थोड़ा सा मसाज करने से भी बेहतर है। देखिए मैं बीइंग पेन स्पेशलिस्ट आपको ये टोटके बता रहा हूँ। मेन चीज़ है कि हम लोग अपने जो पेशेंट्स को देते हैं, हमारी सबसे पहली ख्वाहिश ये होगी कि वो बगैर दवाइयों के या कम से कम दवाइयों में ठीक हो। घर में बैठ के उल्टी सीधी दवाइयाँ लेने की बजाय जो सबसे बेज़रर चीज़ें हैं घर के टोटके वो इस्तेमाल कर लें। अब जिंजर टी में क्या नुकसान है? तो इस किस्म, और बहुत सारे लोग जिनकी स्ट्रेस रिलीव होती है, दे गेट बेटर विद दिस। अगर ये ज़्यादा बढ़ती है हेडेक, देयर वी आर देयर, हम हैं, हम विल टेक केयर ऑफ इट। लेकिन सबसे पहले घर में कोशिश कर लें। ठीक है। अगर कोई फ़र्क ना पड़े देन यू नीड सम स्पेशलिस्ट हेल्प। अच्छा, अगर लोगों ने, बहुत से मिथ्स होते हैं ना कि हम लोगों ने घरेलू टोटके नहीं करने हैं, इस तरह की चीज़ें नहीं करनी है, तो हम मेडिकेशन पे ज़्यादा रिलाई करते हैं। तो अगर उन्होंने मेडिकेशन खानी है, अगर ये प्राइमरी हेडेक कोई भी हो गई है, तो उनमें कौन कौन सी मेडिकेशंस वो खा सकते हैं या नहीं खाएं? देखिए प्रेफरेबली तो ये बीइंग ऑन एयर में बहुत सारी दवाइयों के नाम तो नहीं आपको बताना मुनासिब नहीं, क्योंकि लोग इसका बहुत गलत इस्तेमाल कर देते हैं। लेकिन चंद दवाइयाँ जो हर घर में मौजूद हैं। जी जी। कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें पहली 2-3 दवाइयाँ नहीं होती, सर दर्द के लिए, बुखार के लिए, वो ले सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आपको ये महसूस हो कि 24 घंटे गुजर गए हैं, मेरी दर्द ठीक नहीं हो रही, और वो जो मैंने आपको रेड फ्लैग सिम्टम्स बताए हैं वो होने शुरू हो गए, तो फिर उस दवाइयों का उल्टा नुकसान हो सकता है, फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन मैंने देखा ये अपनी प्रैक्टिस में, अगर आपकी डाइट ठीक है और अगर आपकी स्लीप ठीक है, तो 90% ऑफ द हेडेक्स वो नहीं होगी, जो कि मोस्टली हम या थकावट से या स्ट्रेस से या टेंशन से, ये हमारी हेडेक्स हैं। अगर ये ठीक कर लें, बेस लाइन अगर आप कॉज ठीक कर लें, तो सर दर्द या तो बिल्कुल कम होगी या नहीं होगी। जिसका ब्लड प्रेशर हो, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके रखे, जिसको डायबिटीज़ है अपनी शुगर कंट्रोल करके रखे, तो ये चीज़ें बहुत कम हो जाएंगी। अच्छा, जब आपके पास डॉक्टर साहब पेशेंट्स आते हैं तो वो किस स्टेज पर होते हैं और किस तरह के फिर उन्हें ट्रीटमेंट दिया जाता है? अच्छा, मोस्टली जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो अपने घरेलू सारे कार्रवाइयाँ पूरी करके उसके बाद आते हैं। हमें ये अंदाज़ा हो जाता है भाई ये जो मेरे पास चल के पहुँच गया है, ये पहले अपनी ABCD जो भी कार्रवाई थी वो पूरी करके है। इसका मतलब है वी नीड टू डायग्नोज इट कि भाई वो क्यों सर दर्द क्यों हो रही है, क्या ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, अगर स्ट्रेस हेडेक है या इवन माइग्रेन। अब माइग्रेन के लिए हम एक ट्रीटमेंट करते हैं जिसको हम ओजोन कहते हैं। उसमें करते हैं कि स्किन के अंदर ऊपर हम वो ऑक्सीजन है उसको लगाते हैं। अच्छा, वो ओजो ये करती क्या है, मसल्स को रिलैक्स कर देगी। खून की नालियाँ जो फैली हुई हैं वो उनको अपनी जगह पे ले आएगी, जिससे वो हेडेक इमीडिएटली बेहतर हो जाती है, और बल्कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो हमारी कोशिश ये होगी कि ऐसे तमाम काम किए जाएँ जिसमें कोई काटना ना पड़े, कोई एनेस्थीसिया देना ना पड़े, कोई बेहोश ना करना पड़े, जो सबसे आसान हो, जिनका साइड इफेक्ट कोई ना हो, जिनका नुकसान कोई ना हो, जो बंदा फ़ौरन घर जा सके। सो पहली तो हमारी लाइफस्टाइल चेंज है। उसके बाद हमारे पास जब आएगा वो भी हमने उनको यही मशवरा देना है। उसके बाद जो ज़रूरी प्रोसीजर है वो हम कर सकते हैं, स्टार्टिंग दवाइयाँ से लेके प्रोसीजर करने तक, तो ये कंट्रोलेबल है। नंबर 2, डॉक्टर का काम ये है कि उसने ये डायग्नोज करने के लिए कि हेडेक की कॉज क्या है। अगर वो सेकेंडरी है तो वक्त से फ़ौरन उसको पेशेंट का CT स्कैन या MRI एडवाइस करना चाहिए, ताकि खुदा न खास्ता अगर सर के अंदर कोई मसला है तो उसको टाइम पे काबू किया जा सके। मुख्तसर ये कि अक्सरियत सर दर्द की वो काबू में की जा सकती है, ठीक हो सकती है, बल्कि प्रिवेंट हो सकती है। ठीक है जी। प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे, पेन मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और जनाब दर्द के हवाले से बात कर रहे हैं कि सर दर्द कितनी इकसाम की हो सकती है और इनको किस तरह प्रिवेंट किया जा सकता है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। दिलों के गुलशन महक रहे हैं, ये कैफ क्यों आज आ रहे हैं। दिलों के गुलशन महक रहे हैं, ये कैफ क्यों आज आ रहे हैं, ये कैफ
महसूस हो रहा है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। नवाज़िशों पर नवाज़िशें हैं, इनायतों पर इनायतें हैं। नबी की नातें सुना सुना कर, नबी की नातें सुना सुना कर हम अपनी किस्मत जगा रहे हैं। कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। ना पास पी हो तो सूना सावन, वो जिस पे राज़ी वही सुहागन, वो जिस पे राज़ी वही सुहागन। जिन्होंने पकड़ा पिया का दामन, जिन्होंने पकड़ा नबी का दामन, उन्हीं के घर जगमगा रहे हैं। कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। और मकता है, बनेगा जाने का फिर बहाना, कहेगा आकर कोई दीवाना, चलो नियाज़ी चलो मदीने, मदीने वाले बुला रहे हैं। कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। जनाब माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सना खान मुस्तफ़ा उवैस रज़ा साबरी ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदासराई की है। और आपको पता है रबीउल अव्वल का बरकतों वाला महीना शुरू हो चुका है, और ये वो महीना है जिसमें रब्बुल आलमीन ने मोहसिन इंसानियत पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत मुजस्सिम बनाकर इस आलम में भेजा था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नूरानी अखलाक के जरिए दुनिया से जहालत की तारीकियों को दूर कर दिया था। और अखलाक की अगर बात की जाए तो बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के बहुत बड़े मर्तबे पर फाइज हैं। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा छोटों पर रहमो शफकत और बड़ों के अदबो एहतराम की तलकीन की है। और हमारे प्यारे नबी ने फरमाया है कि जो शख्स अपने से बड़ों की इज्जत नहीं करता वो हम में से नहीं है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में बुजुर्गों और उम्र रसीदा अफराद के साथ कैसा सलूक होना चाहिए, इस मौजू पर जनाब हम रहनुमाई लेंगे कि किस तरह का सलूक करना चाहिए। हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, हमारे जो घर पर हमारे जो रहनुमा होते हैं, उनके साथ किस तरह की शफकत के साथ पेश आना चाहिए, एहतराम के साथ पेश आना चाहिए, इस पर आज हम बात करेंगे। हस्बे मामूल हमारे साथ जनाब मौजूद हैं डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब हैं, और उनसे थोड़ी सी रहनुमाई आज भी लेंगे इस मामले पर। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब बड़ा इम्पॉर्टेंट बात है डॉक्टर साहब, जैसे मैंने पहले भी बात की कि बुजुर्गों के हवाले से, हमने वालिदैन के हवाले से बात की, हमने बच्चों के हवाले से बात की, आज हम करेंगे उम्र रसीदा लोगों के हवाले से, बुजुर्गों के हवाले से किस तरह का सलूक करना चाहिए हमें। बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। हमेशा की तरह मैं ये समझता हूँ कि आज का जो उन्वान है ये भी मुआशरे के अंदर एक बहुत सारे खैर का ज़रिया और वसीला बन सकता है।
अल्लाह आपकी तौफीकात में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी बुनियादी तौर पे उसवा रहमत है। अगर इसे हम सारी इंसानों के लिए ना सही, सारी दुनिया की सारी मखलूक़ात के लिए इसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रहमत का ज़रिया और वसीला बनाया है। और ये जो रहमत है इसके दायरे असर के अंदर जहाँ इस कायनात के अंदर मौजूद हशरातुल अर्ज़ और दरिंदों तक के लिए हुकूक और उनके लिए भी रहमत का एक पैगाम मौजूद है। ये कैसे हो सकता है कि एक ऐसा खूबसूरत पैगाम, एक ऐसा खूबसूरत उसवा, एक ऐसा खूबसूरत दीन जो अल्लाह की सारी मखलूक़ात के लिए रहमत का पैगाम लेकर आया हो, वो मुआशरे के इतने अहम शोबे के लिए और इस मुआशरे के इन अहम अफराद के हवाले से कोई रहनुमाई ना अता करता हो। चुनाचा जैसे कि आपने आगाज़ कलाम में कहा, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हमारे बच्चों पर शफ़क़त नहीं करता, हमारे छोटों पर शफ़क़त नहीं करता और हमारे बड़ों की इज़्ज़त नहीं करता, वो हम में से नहीं है। आप ये देखिए कि इस पैगाम के अंदर एक अज़ खुद एक बहुत बड़ा एक पीछे, इसके पीछे जो इसकी अहमियत जो है वो मौजूद और वाज़ेह है कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई शख्स अपने मामलात में खा कितना ही मुआशरे के अंदर लायक एहतराम क्यों ना हो चुका हो, कितना ही साहिब असर नफूस क्यों ना हो चुका हो, अगर वो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए फरमान के मुताबिक मुआशरे के अंदर मौजूद अपने से छोटों पर शफ़क़त का ज़रिया और वसीला नहीं है, अपने से बड़ों के लिए एहतराम का इस्तारा नहीं है, तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो इससे अंदाज़ा हो सकता है कि कितनी अहमियत। और ये बात ऐलान नबुव्वत के बाद तो यकीनन हुज़ूर की तालीमात का हिस्सा है ही है, लेकिन उससे पहले की जो ज़िंदगी है उसके अंदर भी जब हम देखते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़िंदगी के अंदर ये जो बड़ों के साथ एहतराम का मामला है, उनकी दिलजोई का मामला है, ये उससे पहले भी हुजूर की ज़िंदगी का हिस्सा है और बड़ा मुस्तकिल हिस्सा है और बड़ा नुमायाँ हिस्सा है। चुनाचा वो अहले मक्का ये बताते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि जब आप अपने घर से बाहर निकलते तो दरवाजे से बाहर कदम रखने के बाद रुक जाया करते और गली में देखते कि कोई उनसे उम्र में बड़ा आदमी तो नहीं घूम रहा। अगर कोई उम्र में उनसे बड़ा आदमी होता तो हुजूर उसके लिए रास्ता कुशादा फरमा देते और ख़ुद एक तरफ हो जाते, उसके लिए रास्ता देते और उसके साथ। और ना सिर्फ ये बल्कि अगर रात के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं बाहर निकलते तो आप ये देखते हुजूर की ज़िंदगी में हमें नज़र आता है कि हुजूर रोशनी के हवाले से, वो जो उम्र रसीदा शख्स है उसकी रास्ते में रोशनी करने के हवाले से ज़्यादा एहतमाम फरमाते, गोया उसे रोशनी फराम करते ताकि वो ज़्यादा आसानी के साथ अपना सफ़र तय कर सके। और ये हुजूर का जो अपने से बड़ी उम्र के लोगों के लिए मोहब्बत का, शफ़क़त का, एहतराम का मामला है, ये ऐलान नबुव्वत से जैसे पहले है उसके बाद भी ये उसी तरह नुमायाँ नज़र आता है। चुनाचा मुझे वो हुजूर की सीरत के अंदर एक वो मंजरनामा जो है मैं अपने सामीन और नाजरीन को उसमें शरीक करना चाहूँगा। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के अंदर मौजूद हैं और हुजूर को इतला की जाती है कि वो एक फ़लाँ बूढ़ा उम्र रसीदा यहूदी जो आपके और आपके लाए हुए पैगाम के बहुत सख्त खिलाफ है और आपकी हमेशा मुखालफत पे कमर बस्ता रहता, आज वो दुनिया से चला गया है। तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये पता चलता है तो हुजूर की चश्माने मुक़द्दस से आंसू रवां हो जाते हैं। असहाबे रसूल कहते हैं, अल्लाह के हबीब, आज का दिन तो खुशी का, निस्बतन इत्मीनान का दिन है कि एक ऐसा शख्स दुनिया से गया जो अल्लाह का दुश्मन था और अल्लाह के रसूल का दुश्मन था, और आपकी चश्माने मुक़द्दस से उसके लिए जो आंसू रवां है, इसका क्या सबब है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा मामला अपनी जगह दुरुस्त है, तुम्हारा सोचने का अंदाज़ अपनी जगह बजा, लेकिन मुझे रहमतें और बशारतें तकसीम करने के लिए भेजा गया है। मैं अल्लाह की मखलूक के लिए रहमत बनकर भेजा गया हूँ। हुजूर फरमाते हैं कि मैं सारे मामले को यूँ देखता हूँ कि एक ऐसा शख्स जिसने मेरा ज़माना पाया, मेरे साथ वक्त गुजारा, मेरी नशिस्त बर्खास्त देखी, मेरी मजलिस और तन्हाई को देखा, मुझसे मुकालमे का शर्फ पाया, लेकिन मैं उसे अल्लाह की जहन्नुम से बचा नहीं सका और वो अल्लाह की जहन्नुम के सुपुर्द हो गया। तो आप ये देखें कि वो जो एक उम्र रसीदा बुजुर्ग है जो ज़ाहिरन जिसका सारा अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके लाए हुए पैगाम के खिलाफ है, लेकिन मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी उम्र के सबब से उसके साथ किस दर्जे की मोहब्बत और शफ़क़त का सलूक जो है वो करते हुए नज़र आते हैं। और ये मोहब्बत और शफ़क़त का जो मामला है, ये इसी का एक और मंजरनामा, जैसे अभी मैंने हुजूर की ऐलान नबुव्वत से पहले की ज़िंदगी का एक मंजर आपके सामने रखा और फिर मक्की की जो ऐलान नबुव्वत के बाद की ज़िंदगी है उसमें से एक गोशा आपको हदिया किया। बिल्कुल इसी तरह ये मोहब्बत और शफ़क़त, ये जो बुज़ुर्गों के एहतराम और उनके साथ उसने सलूक की एक रिवायत है, ये मदीने के अंदर अपने बामे उरूज पर नज़र आती है। अच्छा। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ़ फरमा है, लोग आते हैं और मुख्तलिफ़ तरह के सवालात जो हैं हुजूर से करते हैं। एक ऐसा शख्स जो उम्र रसीदा है वो मस्जिद के अंदर दाखिल होता है और 9 बरस तक रोज़ाना की बुनियाद पे कमो बेश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कट खुजती करता है, यानी
खामखा के सवालात करता है और हुजूर की तबीयत के ऊपर वो हुजूर की मजलिस में बैठे हुए असहाब पे वो सवालात गिरा गुजरना शुरू हो जाते हैं। और फिर देखते हैं कि एक दिन वो अपनी इस बेअदबी में इंतहा को पहुंच जाता है, वहाँ से उठता है और मस्जिद नबी के सहन में आता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुख करके मस्जिद नबी के सहन के अंदर पेशाब कर देता है। असहाबे रसूल अपने पूरी गैरत ईमानी के साथ उसकी तरफ लपकते हैं कि उसको पकड़ कर मारें, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको मना फरमा देते हैं। खुद मस्जिद नबी के उस कमरे के अंदर से बाहर आते हैं, जहाँ रेत गीली होती है उसे अपने हाथों से रेत उसके ऊपर डालकर उसे बराबर करते हैं। जब हुजूर वापस आते हैं ना मस्जिद नबी के अंदर कमरे में, तो असहाबे रसूल में से हज़रत उमर फारूक जो हैं वो अपनी तलवार जो है मस्जिद नबी की दीवारों, कच्ची दीवारों पर गुस्से में और जलाल में मारते हैं और कहते हैं अल्लाह के रसूल, आपने इस गुस्ताख को ख़त्म करने के लिए हमें क्यों नहीं इजाज़त अता फरमाई? अगर आप हमें इजाज़त देते तो आज हम इसे ऐसा सबक सिखाते ताकि हमेशा के लिए लोगों के ऊपर एक हुज्जती का दरवाज़ा जो है वो बंद हो जाता। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनिए। हुजूर ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, क्या तुम में से कोई अल्लाह के मामले में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में, इस दीन के मामले में मुझसे ज़्यादा गैरतमंद है? असहाबे रसूल खामोश हो गए और हुजूर ने क्या कहा, मुझे भी इसी तरह, जब वो इस मस्जिद की भी हुर्मती कर रहा था तो मुझे भी ऐसा ही जलाल आ रहा था, लेकिन कहा मैं क्या करूं, मैं कैसे उस पर हाथ उठाता कि उसकी दाढ़ी में मेरी दाढ़ी से ज्यादा सफेद बाल मौजूद थे। आप तसव्वुर कीजिए कि आज के जमाने के अंदर भी अगर कोई शख्स हमें मस्जिद के अंदर ये हरकत करता हुआ नजर आए तो हम उसके साथ क्या सलूक करें। लेकिन हुजूर जो सबसे ज्यादा जिनकी बराह रास्त जिम्मेदारी है इस दीन को कायम रखना और इसकी ताजीम को कायम रखना, असहाबे रसूल जैसे आला ईमानी हालत वाले लोगों की मौजूदगी में हुजूर उन सबको मना कर देते हैं और उस पर हाथ इसलिए नहीं उठाते कि इसकी उम्र जो है गोया मुझसे ज्यादा है। और ये जो सफेद बालों का मामला है, तारीख फिर बताती है कि थोड़ी देर के बाद वही शख्स दोबारा वापस आता है और वो जो 9 बरस की रियाजत है, उसका वो जो 9 बरस की कश्मकश थी, वो कहता है कि आज वो खत्म हो गई है। वो कहता है कि मैंने ये देखा कि अरबों का मामला तो अपनी जगह पर है, इंसानों में शायद ही कोई शख्स ऐसा हो सकता है जिसका इस दर्जे का आला ज़र्फ हो। यकीनन ये इंसानों में से किसी का शर्फ नहीं है, ये नबुव्वत का ज़र्फ हो सकता है जो इस दर्जे की कुशादगी अपने अंदर रखता है। मुझे कलमा पढ़ाई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनको कलमा पढ़ाया। और ये जो सफ़ेद बालों का मामला है ना, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह फरमाया, हुजूर ने कहा कि अपने गिरदो नवा में मौजूद सफ़ेद बालों वाले जो लोग हैं उनसे अपने लिए दुआ के लिए कहा करो, क्योंकि मेरा रब इतना हयादार और बावकार है कि वो मेरी उम्मत में मौजूद सफ़ेद बालों वालों की दुआओं को रद्द करते हुए हया महसूस करता है। इससे अंदाज़ा लगाइए। और फिर हुजूर ने एक और जगह सफ़ेद बालों के हवाले से फरमाया, हुजूर फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ईमान की हालत में दुनिया से सफ़ेद बालों के साथ गया, तो उसके दाढ़ी में मौजूद, उसके सर में मौजूद सफ़ेद बाल अल्लाह की बारगाह में उसके लिए नूर के तौर पर पेश होंगे। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि किस दर्जे की मोहब्बत और शफकत। और फिर ये अगले दर्जे पे आप देखें कि यही मोहब्बत और शफकत जो है बुजुर्गों के साथ, उम्र रसीदा लोगों के साथ, हुजूर की ज़िंदगी का मामूल ये है कि जब फ़तेह मक्का होती है और हुजूर एक तवील जद्दोजहद के बाद, 13 बरस की मक्की ज़िंदगी की जद्दोजहद के बाद और फिर 8 बरस की मुसलसल मदीने के अंदर रियाजत और इम्तिहानों से गुजरने के बाद, अर्करेजी के बाद वो फ़तेह मुबीन का दिन तुलू होता है। हुजूर गोया वादी मक्का के अंदर दाखिल होने लगते हैं तो अपने असहाब को इकट्ठा करते हैं और एक ऐसा लाफानी इंसानियत पर मबनी, एक ऐसा बेमिसाल जो खुतबा है और नसीहतें हैं जो है वो इरशाद फरमाते हैं कि हुजूर, जो मैं समझता हूँ रहती दुनिया के सारे इंसानों के लिए उसके अंदर एक हिदायत और रहनुमाई मौजूद है। मेरे करीम आका ने जो वहाँ पे नसीहतें फरमाई ना, उनमें एक बहुत नुमाया नसीहत ये थी कि जब इस शहर अमन के अंदर दाखिल होना है तो इसके बुजुर्गों के ऊपर हाथ नहीं उठाना है, इसके जो उम्र रसीदा है उनके ऊपर हाथ नहीं उठाना है। और हुजूर की मजलिस का ये मामूल था, हुजूर इसे पसंद फरमाते थे कि अगर मजलिस के अंदर कोई उम्र रसीदा शख्स मौजूद है तो उसे पहले गुफ्तगू का हक दिया जाए, उसके लिए मजलिस के अंदर नुमाया मकाम पर उसको बिठाया जाए। और मुआशरे के अंदर भी चलते फिरते हुजूर उनको ताजीम दिया करते थे। बस एक गोशा और आपके सामीन और नाजरीन को हदिया करते हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा खैबर से वापस तशरीफ़ ला रहे हैं। हुजूर का मामूल था, हुजूर को मदीने से बड़ी मोहब्बत थी, जब हुजूर मदीने में तशरीफ़ लाते तो वापसी पर हुजूर की सवारी की रफ्तार तेज़ हो जाती। हुजूर सवारी को तेज़ चलाते ताकि जल्दी मदीने के अंदर दाखिल हों। हुजूर खैबर से वापस तशरीफ़ ला रहे हैं और साथ एक फ़तह व कामरानी के साथ और कई दिनों की गोया एक जुदाई है और उसके बाद मदीने में हुजूर दाखिल हो रहे हैं। हुजूर के साथ असहाब का काफ़िला मौजूद है और हुजूर का मामूल ये है कि जैसे हुजूर मदीने के अंदर दाखिल होते हैं, एक उम्र रसीदा
खातून जो है वो अपनी लाठी के साथ आहिस्ता आहिस्ता खरामा खरामा चलते हुए मस्जिद नबी की गलियों के अंदर अपना सफ़र कर रही है, अपने घर की तरफ जा रही है। अच्छा। हुजूर अपनी सवारी को आहिस्ता कर लेते हैं और इतना आहिस्ता कर लेते हैं कि वो घबराहट का शिकार ना हो, वो अपना सफ़र सुकून के साथ तय करे। अब आप देखिए हुजूर इतने दिनों के बाद आ रहे हैं और हुजूर का आलम यह है कि थकावट भी है, बाकी मामलात भी हैं, पीछे एक काफिला भी मौजूद है। हुजूर उस एक उम्र रसीदा बुजुर्ग खातून के लिए अपनी सवारी को आहिस्ता कर लेते हैं और फिर जब देखते हैं कि बहुत देर से सवारियां आहिस्ता चल रही हैं तो हुजूर उस खातून के इकराम में उस सवारी से नीचे उतर आते हैं और उसके साथ साथ चलना शुरू हो जाते हैं, उसकी दिलजोई फरमाते हैं, उससे उसके मामलात पूछते हैं, उससे घर के हालात पूछते हैं, उसकी खबर गिरी करते हैं, उसका सेहत का जो है मामला उससे दरियाफ्त करते हैं। तो ये जो बुजुर्गों के लिए मोहब्बत और शफकत का पहलू और मामला है, ये यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें ये पैगाम देता है कि हम भी अपने इर्द गिर्द मौजूद जो हमारे वक्त के जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे उम्र रसीदा अशखास इस मुआशरे के हैं, उनके साथ वैसी मोहब्बत और शफकत का सलूक किया जाए जैसे हमारी नौ उम्री में उन्होंने हमारे साथ उसमें सलूक किया। बेशक, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन डॉक्टर साहब छोटी सी एक और बात आपसे जानना चाहूंगी, वक्त की थोड़ी सी किल्लत है लेकिन दिल नहीं कर रहा कि खत्म हो ये टॉपिक। अगर हमारे बड़े बुजुर्ग अगर किसी चीज पर गलत हैं तो उनकी इस्लाह किस तरह करनी चाहिए? जी हाँ, ये एक बड़ा बुनियादी सवाल है और मैं समझता हूँ कि उम्र रसीदा और बुजुर्ग लोगों के हुकूक के हवाले से जहाँ बहुत सारी एहतियातों के तकाजे अपनी जगह पे मौजूद है, वहाँ शायद सबसे ज़्यादा मबनी बर एहतियात तकाजा यही है कि जब वो वाज़े तौर पे कोई गलती कर रहे हों या उनकी तरफ से कोई मामला गलत हो रहा हो तो उस पर जो नौजवान हैं या कम उम्र लोग हैं उन्हें उनके साथ कैसा सलूक करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़िंदगी और हुजूर की आगोश रहमत से जो तरबियत याफ्ता लोग हैं उनकी ज़िंदगियों में इसके हवाले से भी बड़ी अजीम शान रहनुमाई मिलती है। हज़रात हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन की ज़िंदगी हमारे सामने एक मीनारा नूर है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराह रास्त तरबियत याफ्ता हैं। अपनी नौजवानी की उम्र के अंदर क्या देखते हैं कि एक बुज़ुर्ग हैं जो वुज़ू जो है वो सही तरीके से नहीं कर रहे, नाकिस तरीके से वुज़ू कर रहे हैं। और आलम यह है कि अब वो उन्हें चाहते तो बता भी सकते थे, असहाबे रसूल हैं, उनमें से हैं और वो सहाबी यकीनन हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत इमाम हसन के मकाम और मर्तबे से वाकिफ़ हैं, उनका एहतराम जो है उससे मुअत्तर हैं। लेकिन अब वो कैसे कि उनका इकराम भी कायम रहे, उनका एहतराम भी कायम रहे और उनकी इस्लाह भी हो जाए। दोनों भाई जाते हैं और कहते हैं कि आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, आपको हुजूर की कुर्बत मैसर आई, हुजूर की बराह रास्त तरबियत मैसर आई, हम दोनों भाई वुजू करते हैं, हम दोनों में से जो बेहतर वुजू कर रहा है जरा उसकी रहनुमाई फरमा दें कि हम दोनों में से ज्यादा बेहतर कौन वुजू करता है। दोनों भाई एक जैसा वुजू करते हैं, वो साहबी रसूल समझ जाते हैं कि उनके वुजू में कहाँ नक्स मौजूद था। वो आते हैं और दोनों की दस्तबोसी करते हैं और उन्हें कहते हैं कि ए मेरे मोहसिनो, आपकी इस अमल ने मेरी एक मुस्तकिल गलती जो है उसे उसकी इस्लाह फरमा दी है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जमाने के लोगों को भी अपने बुजुर्गों का इसी तरीके और सलीके के साथ और इसी एहतराम के साथ उनकी इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचाए बगैर, उनके वकार को नुकसान पहुंचाए बगैर उनकी इस्लाह करनी चाहिए, अपने तरीके हमें ठीक कर लेने चाहिए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर तशरीफ लेकर आए और जाते जाते वैसे आपसे एक और जो है नात सुनते जाएंगे। आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं। आपने जब से नवाजा है या रसूल अल्लाह, आपने जब से नवाजा है या रसूल अल्लाह, मैंने दामन किसी चौखट पे बिछाया ही नहीं,
किसने सरकार के चेहरे की ज़यारत। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। सेगमेंट हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों के मसाइल डिस्कस करते हैं। और जनाब शहर लाहौर के मसाइल कम होने के बजाय हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते ही जा रहे हैं, और जिसकी सबसे बड़ी वजह इस शहर की आबादी में बेतहाशा इजाफा है। शहर लाहौर के बढ़ते मसाइल की वजह से इस शहर को मजीद इंतजामी यूनिट्स में तकसीम करने की तजावीज़ भी ज़ेर गौर है। पहले कहा जा रहा था कि शहर लाहौर को 2 अजला में तकसीम किया जाएगा, लेकिन अब लाहौर को 2 अजला के बजाय 9 तहसीलों और 9 जोन्स पर तकसीम करने की तजवीज़ दी गई है। और शहर लाहौर के मसाइल की बात करें तो शहर में सफाई सुथराई का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए शाइनिंग एंड ग्रीन लाहौर मुहिम का आगाज किया गया था, लेकिन इस मुहिम को मसाइल का सामना है। और उसके साथ साथ लाहौर की खूबसूरती में एक बदनुमा धब्बा पार्किंग के नामुनासिब इंतजामात भी हैं कि जगह जगह गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स की भरमार हो चुकी है, और हुकूमत इन पार्किंग स्टैंड्स को खत्म करने में ताहाल नाकाम नजर आ रही है। और साथ ही लाहौर पार्किंग कंपनी का बड़ा कारनामा भी हमारे सामने आ चुका है कि महंगाई के मारे शहरियों पर पार्किंग फीस बढ़ाकर 2 गुना करने का फैसला कर दिया गया है। जहां पार्किंग का मसला जू का तू बरकरार है, वहीं ट्रैफिक की रवानी भी शहरियों के लिए दर्द-ए-सर बन चुकी है। तो इन मसाइल को हल करने के लिए इंतजामिया की जानिब से क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है। इसके साथ साथ इंग्लैंड की टीम आपको पता है कि पाकिस्तान के दौरे पर है, और आज लाहौर में दूसरा जबकि सीरीज का 6ठा मैच खेला जाएगा। तो इस हवाले से क्या आगे इकदाम किए जाएंगे, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है इमरान अकबर, है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। इमरान, आपको वेलकम कहती हूँ। और टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है डीसी लाहौर है मोहम्मद अली साहब है। डीसी साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डीसी साहब, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं जो शहर लाहौर को पहले कहा जाता था कि जनाब 2 अजला में तकसीम किया जाएगा, अब 9 तहसीलों में और 9 जोन्स पर तकसीम करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। इस हवाले से बताइएगा, कब ये तकसीम होगी, कैसे होगी, क्या स्केड्यूल बनाया गया है, क्या प्रोसीजर होगा? जी, ये बुनियादी तौर पे तो एक पॉलिसी डिसीजन होता है जिसमें पॉलिटिकल लीडरशिप ने डिसाइड करना होता है। इसमें मुख्तलिफ प्रपोजल्स हैं, जिस तरह आप जिक्र कर रही हैं। जी जी। 2 अजला में या 3 अजला वाली प्रपोजल भी है। इसके अलावा मजीद जो तहसीलें हैं उनको क्रिएट करने की प्रपोजल भी है। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस में से जो पॉलिसी लेवल पे डिसीजन लिया जाएगा, उसी हिसाब से लाहौर का फ्यूचर जो है वो डिसाइड होगा। अच्छा, अगर इन पे अमल दरामद हो जाता है तो हमारे जो देखने वाले हैं उन्हें बता दें, उनकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के लिए, कि इससे क्या उन्हें फायदा पहुंचेगा। देखिए, इसमें थोड़ी सी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस होती है। लाहौर की आबादी क्योंकि बहुत ज्यादा है, तो इतने बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को उस तरीके से मैनेज करना ज़ाहिर है बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बट एट द सेम टाइम ये हमारा कराची का एक्सपीरियंस जो है, यहाँ पर 7 उसके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाए गए, बट ये कि कराची के मसाइल में कोई खातिर खा कमी नहीं आ सकी। तो इस हवाले से इसके प्रॉज एंड कॉन्स दोनों हैं, तो उनको एनालाइज करके ज़ाहिर है हुकूमत इस चीज़ का फैसला करेगी। ठीक। अच्छा, दूसरा अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। डीसी साहब, बात करनी है आज के मैच के हवाले से। सिक्योरिटी के हवाले से भी हमें बता दीजिएगा कि किस तरह की प्लान किया गया है फुल प्रूफ सिक्योरिटी के हवाले से, और पार्किंग के हवाले से क्या कहेंगे? हमारी पूरा रूट जो है और उसके अलावा वेन्यू जहाँ पर मैच हो रहा है उसकी सराउंडिंग्स में फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो है वो डिप्लॉय की जाती है। और उसके साथ चूंकि नाइट मैचेस हैं, पूरे रास्ते को हम लाइट्स और उसके साथ साथ सीसीटीवी कैमरास और वॉक थ्रू गेट्स उन करते हैं ताकि किसी किस्म का सिक्योरिटी लैप्स ना हो। 3 हमारे यहाँ पर पार्किंग लॉट्स हैं जहाँ से हमारी शटल सर्विस जो है तमाम जो शायकीन क्रिकेट है उनको लेके स्टेडियम तक आती है। इसके अलावा यहाँ पर हमारा एक सिविल हॉस्पिटल भी होता है और हमारे रेस्क्यू 112 का अमला भी मौजूद होता है। ये तमाम साहब, आपने शटल सर्विस की बात की है, इसमें मैं इंक्लूड करना चाहूंगी कि बहुत सी हमें शिकायत मौसूल हुई है कि लास्ट जो मैच हुआ है लाहौर में और पंजाब यूनिवर्सिटी में जो शटल बस सर्विस का जो आप लोगों ने इनकाद किया हुआ है, जो लोगों को पहुंचाए कि कजाफी स्टेडियम, वहां पर शटल सर्विस थी लेकिन वहां पर पार्किंग नहीं दी जा रही थी, लोगों को पार्क नहीं किया जा रहा था वहां पर, उनकी जो कन्वेंस थी इसका मसला आ रहा था। इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस दफा भी क्या इस तरह की कुछ शिकायत सामने आएंगी?
नहीं, ये जो हमारा फर्स्ट मैच परसों हुआ है उसमें इस किस्म की मेरे इल्म में तो कोई शिकायत नहीं आई। अच्छा। और अगर आप बता रही हैं तो मैं इसको चेक करवा लेता हूँ। पार्किंग का पंजाब यूनिवर्सिटी वाली साइड पे या जो हमारी गुलबर्ग वाली साइड पे पार्किंग है उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। और हमारी शटल जो बसेज हैं इसके अलावा सर पंजाब यूनिवर्सिटी की मैं बात करी, वहां पर नहीं उन्होंने पार्किंग करने दी, क्योंकि हम खुद वहां पर गए थे। मैं चेक करवा लेता हूँ, मेरे इल्म में वैसे अगर आपने ये बताया तो मैं इसको देख लेता हूँ, उसको इंशाल्लाह श्योर करते हैं कि इस किस्म की कोई शिकायत ना हो। ठीक, चलें, अच्छी बात है अगर आप उसको देख लें। हाँ जी, आज का मैच कौन जीतेगा? अच्छा डीसी साहब से पूछ लूं, आज का मैच कौन जीतेगा? डीसी साहब आज का मैच कौन जीतेगा? इमरान अकबर साहब का सवाल आया है। जी देखिए, मेरी तो हमारा दिल तो पाकिस्तान के साथ ही धड़कता है, बट ये कि अगर मैच को थोड़ा सा सीरीज को आपने इंटरेस्टिंग बनाना है तो मेरे ख्याल एक आध मैच इंग्लैंड जीत जाए तो अच्छा। फाइनल जो मैच है उसका इंटरेस्ट वगैरह बढ़ जाएगा लोगों का। ठीक, तो मेहमान टीम है, एक आध मेरे ख्याल उनको दे देना चाहिए मैच यहाँ लाहौर की तरफ से। ठीक, डीसी साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इमरान, डीसी साहब कह रहे हैं ऐसी तो कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई इंतजामात के हवाले से। आप बताइए आपके पास क्या क्या खबरें हैं या ग्राउंड रियलिटी क्या है इंतजामात के हवाले से? देखिए जी मुनीबा, बहुत शुक्रिया। आज चूँकि बड़ा मैच होने जा रहा है। हाँ जी। लाहौर में लाहौरिये जो है वो दिलदादा हैं, शायकीन क्रिकेट जो हैं लाहौरिये वो कहते हैं कि रोज़ाना मैच हो। और जैसे हम देखते थे कि मैच होते थे, मज़ा आता था, तो इसको शायकीन क्रिकेट जो है वो कहीं पे कोई मसला भी आ जाए तो वो आपके उसका हुस्न होता है जहाँ पे आप मैच देखने जाते हैं। कई मसाइल आते हैं बीच में। अब ये देखना है कि सिक्योरिटी रूट लगा होता है और अल्लाह करे कि अनकरीब जो है जो एक इनका प्लान है कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर ही निजी होटल बनाने जा रहे हैं। अच्छा। वहीं पे टीम हो, शहरियों को जो ट्रैफिक के मसाइल हैं वो ख़त्म हो जाएं। जो कज़ाफ़ी स्टेडियम के रेडियस में एक बहुत अच्छी बात सामने आई है। पहले जो होता था वो 6-7 घंटे के लिए वो रूट बंद कर दिया जाता था, अब रूट खोल दिया जाता है। ट्रैफिक जैसे ही मैच शुरू हो जाता है तो ट्रैफिक रमा दबा रहती है, तो उसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो आखिर आवाम को ही जाता है। मगर मसला ये है कि जो इस वक्त सूरत हाल है वो सिर्फ और सिर्फ ये T20 3 मैच हो रहे हैं, PSL नहीं है। बड़े मैच होते हैं फिर बड़ा मज़ा आता है, टीमें तब्दील होती हैं। मगर आज सिर्फ हम पाकिस्तान को और इंग्लैंड को देख रहे हैं और इंग्लैंड की जो टीम है 17 साल बाद लाहौर में आई है। तो अब आज का मैच देखते हैं कौन जीता है। डी साहब कहते हैं उनको जिता दें ताकि फाइनल तो देख सकें। अगर आज के मैच वो जीत जाएंगे, हम ही जीत जाएंगी, तो फिर फाइनल वो एक तरफा हो जाएगा। तो उसमें अभी मौजूदा सूरत हाल ये है कि आपने पंजाब यूनिवर्सिटी की बात की है, तो ये मसाइल जो हैं वो आते हैं। ये कहीं पे भी आप जाएंगे, मैं भी जाऊंगा, कोई भी जाएगा, मगर उसमें एक डेकोरम होता है। इन्होंने अपनी लाइंस वगैरह सेट की होती हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसला सामने आता है। अब सारे इंतजामात करने का क्या फ़ायदा हुआ कि आप गए हैं वहाँ पे तो आपको मसला देखने को आ गया, तो फिर वो इंतजामात बीच में रह जाते हैं कि इतने इंतजामात हैं और हमें इसका रिलीफ नहीं मिल रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये इंतजामात के वाले से दोबारा से डीसी साहब की तरफ चलते हैं। वो आपको आपने डी साहब को बता दिया। पार्किंग के मसाइल जो है ना ये दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। एक तो ये जो इसकी वजह से पार्किंग के मसाइल हैं, दूसरा ओवरऑल पार्किंग के मसाइल शहर लाहौर में बहुत ज्यादा है। पार्किंग प्लाजाज नहीं है जिसकी वजह से जो गैर कानूनी जो पार्किंग स्टैंड है वो बनते जा रहे हैं और फैलते ही जा रहे हैं। तो फीसें भी जो पार्किंग की है वो भी बढ़ा दी गई हैं, तो लोगों को किसी तरफ से रिलीफ नहीं पहुंचाया जा रहा। और जितने भी गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स पे हम अपनी व्हीकल खड़ी करते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है पर्ची के ऊपर कि जनाब कंपनी इसकी कोई जिम्मेदार नहीं है अगर ये चोरी भी हो जाएगी तो इंतजामात क्या कैसे किए जा रहे हैं? फीसें बढ़ाई जा रही हैं लेकिन पार्किंग हमें कहीं नजर नहीं आती है। पार्किंग कंपनी, लाहौर पार्किंग कंपनी और इसी तरीके से फैसलाबाद में एक पार्किंग कंपनी बनाई गई थी, जिसकी वजह बुनियादी तौर पे मकसद ये था कि जो आपके कंजस्टेड शहर हैं वहाँ पर पार्किंग के मसाइल सवाल किए जाए। मगर जब तक पार्किंग प्लाजा नहीं बनेंगे तो जिस हिसाब से हमारी ट्रैफिक बढ़ रही है, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, पाकिस्तान तकरीबन आप देखिए 3 लाख गाड़ियाँ साल की प्रोड्यूस कर रहा है और इससे कहीं ज्यादा हम इम्पोर्ट भी करते रहे हैं। तो अब 7-8 लाख गाड़ियाँ हर साल अगर आपकी रोड्स पे ऐड हो रही हैं और रिक्शाज और मोटरसाइकिल इसके अलावा हैं तो डेफिनेटली ये मसाइल जो है मजीद कॉम्प्लिकेट होते हैं। तो इसमें मेरे ख्याल से ट्रैफिक प्लाजास बनाना ही जो है वो एक इसका वाइड सोल्यूशन है। तो उस पर काफ़ी सारी चीज़ें प्रपोजल्स बनी हुई हैं और गवर्नमेंट ने इस पे अभी इनिशियली कोई काम कर भी लिया हुआ है। तो इंशाल्लाह अनकरीब लाहौर में भी पार्किंग प्लाजा की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा, जिससे मैं समझता हूँ कि यहाँ के मसाइल में काफ़ी कमी आएगी। तो ये फीसें जो बढ़ाई जा रही हैं इसके ऊपर भी आप जरा गौर करेंगे?
इसमें चूंकि इसका अपना बोर्ड होता है और जी। उसको हेड एक जो पब्लिक के नुमाइंदे हैं वो कर रहे होते हैं, तो इस पे तो मैं कमेंट नहीं कर सकता। जी। डिप्टी कमिश्नर उस बोर्ड के मेंबर होते हैं, तो जी। हम अपनी तरफ से रेज करते हैं जो कंसर्न होते हैं पब्लिक के। ठीक, बट ठीक। ये कि चूंकि अगर ये बोर्ड का डिसीजन है तो उस हवाले से मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता। ठीक है। अच्छा, दूसरा डीसी साहब, एक और मसला है स्मॉग का मसला। आपको पता है कि हर साल जैसे ही अक्टूबर शुरू होता है, सर्दियां आने वाली होती हैं, तो स्मॉग का मसला जो है वो सर उठाना शुरू हो जाता है। तो हमने देखा कि हर साल जब स्मॉग आती है तो हमारी इंतजामिया को होश आती है और उस हवाले से कार्रवाई की जाती है या काम किया जाता है, लेकिन उससे पहले इकदाम जो है प्रिवेंशन करनी चाहिए, वो क्या की जा रही है इंतजामिया की तरफ से? जी बिल्कुल हम कर रहे हैं। इसमें 43% जो हमारी पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर रही है वो हमारी ट्रैफिक होती है। सेक्रेटरी आरटीए और हमारी ट्रैफिक पुलिस मिलके इन्होंने 15 दिन हो गए हैं, काफी तेज कर दी है अपनी कार्रवाइयाँ। अच्छा। इसके अलावा हमारे जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनके खिलाफ, और जहाँ पर बहुत सारी हमारे इल्म में आती हैं टायर वगैरह जलाते हैं या इस तरह की चीजें बर्न करते हैं जिससे इमिशंस निकल रही हैं, उनके खिलाफ हम क्रैकडाउन कर रहे हैं। और साथ साथ जो से हमारे ब्रेक क्लिन्स हैं इनको ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे कन्वर्ट किया गया था, वहाँ भी वायलेशन रिपोर्ट हो रही है, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है। तो वैसे अगर आप सैटेलाइट इमेज देखें तो ज्यादा जो स्मॉग में कंट्रीब्यूशन है वो इंडियन बॉर्डर वाली साइड जो है उधर से आ रही होती है। तो बट ये कि जिस हद तक हमारा यहाँ पर एनवायरमेंट का मामला है और हमने जो एंटी स्मॉग 5 हमारे ब्रिगेड्स बने हुए हैं उनको हम एक्टिवेट कर देते होते हैं जब सीजन स्टार्ट हो रहा होता है। तो उसमें इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जिस तेजी से हमारी टीमें काम कर रही हैं काफी बेहतरी है। सर उम्मीद तो कर सकते हैं, उम्मीद भी हम हर साल करते हैं, लेकिन काम भी करता हुआ हमें नजर आना चाहिए और इंशाल्लाह उम्मीद अच्छे की करनी चाहिए। और हम भी यही चाहते हैं कि आप लोग काम करें और हम लोग अच्छा सबको बताएं और जो स्मॉग का मसला है ये हल हो सके। डीसी लाहौर साहब मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद है। डीसी साहब बहुत शुक्रिया। अच्छा इमरान, डीसी साहब ने तो सब अच्छे की रिपोर्ट दी है हमें कि ये भी अच्छा हो रहा है, पार्किंग का भी कोई मसला नहीं है, जो है स्मॉग का भी मसला इतना नहीं बढ़ेगा जब अक्टूबर आएगा, उसके बाद ट्रैफिक रवानी भी ठीक है। शाइनिंग जो वो तो मेरा एक सवाल रह गया, वो मैं आप ही से करूंगी। शाइनिंग लाहौर मुहिम जो है कैंपेन चलाई गई थी वो भी अब मुश्किलात का सामना उसे करना पड़ा है, तो क्या वजह है? मतलब सारे अच्छे की रिपोर्ट दी जाती है लेकिन अंदरूनी कहानी जो है ना वो वैसी नहीं होती। देखिए मलीबा, आप काफ़ी अरसे से प्रोग्राम कर रहे हैं, अब आपको ये चीज़ें जो है ना याद हो गई हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी, आप याद करें कि आप पहले जब आपने प्रोग्राम में आए तो आपने देखा शहर की सफाई नहीं होती थी। शहर की सफाई आपने करवानी शुरू कर दी। अब कुछ आपको नज़र आता है कि शहर साफ बेहतर हो गया। ठीक है, ये हमने आवाम की आवाज़ उठाते रहना है। हम बाहर निकलते हैं, फील्ड में जाते हैं, शहरी हमें हमारा कोई अपना फायदा नहीं है, आवाम का फायदा है। बिल्कुल सबका फायदा है, मगर मकसद ये है कि लाहौर, मैंने आपको पहले बताया कि ऑटो पे चल रहा है। हर शहरी ने सुबह उठना है, उसने अपने कामों में के लिए बाहर निकलना है, गाड़ी का इस्तेमाल करना है, पेट्रोल डलवाना है। ये ऑटो पे सारा सिस्टम चल रहा है। इंतजामिया के पास वसाइल भी कम है, HR भी कम है, अच्छा सोर्स भी कम है। वजह क्या है कि आपके पास मुकामी हुकूमतें नहीं। 2009 तक जो है मुकामी हुकूमतें असर अंदाज हुई थी लाहौर शहर पे, तो आपको वो लाहौर शहर नजर आता हुआ नजर आया। अब ये 2 हिस्सों में इंतजामी तकसीम करने का मकसद क्या है? मकसद भी यही है कि इनके पास वो चीज़ें नहीं है, वसाइल नहीं है, ह्यूमन सोर्स नहीं है, इनके पास पावर्स नहीं है, फंड्स नहीं है। 9 जोन्स बना रहे हैं, डिफंक्ट जोन है, उनको फाल कर देंगे। 9 तहसीलें बनाएंगे, वो रेवेन्यू के हवाले से लोगों के मसाइल हल होने चाहिए, वो होने चाहिए। अच्छा। मगर इसमें सबसे ज़्यादा जो रोल है वो मुकामी हुकूमतों का है। फिर मैं आपको कह रहा हूँ, जब तक आपके इलेक्शन नहीं होंगे, आपकी यूनियन काउंसिल तक रसाई नहीं होगी। देखिए सबसे बड़ी मसला है पावर का, एक्सेस का। आपको एक्सेस कहाँ पे मिल रही है? आपका घर कहीं पे है, आप कहाँ पे आ रहे हैं? अपने घर से कम से कम 15-16 किलोमीटर दूर। कहाँ पे आपकी एक्सेस थी? आधा किलोमीटर दूर, 1 किलोमीटर दूर, या फ़ोन पर कॉल कर ली मुतलका यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को, काउंसलर्स को, नायब वाइस चेयरमैन को, सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल, तब मिलता भी है। अब सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल जो है वो अब मिलता ही नहीं है। वजह क्या है? उसे पता है, मुझे कोई पूछने वाले नहीं है। अगर आम शहरी चला जाएगा तो उसको पता ही नहीं होगा कि इसका 1 क्लास बंदा कहाँ पे बैठता है। अब 1 क्लास बंदे को ढूंढने के लिए वो आएगा DC ऑफिस में, DC
अब एक एक मसला जो है वो डीसी लाहौर के पास आता है, कमिश्नर लाहौर के पास आता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, शाइनिंग लाहौर में वो आपको माल रोड साफ करके दिखा देंगे, वहाँ पे पैच वर्क कर देंगे, वहाँ पे लाइमलाइट कर देंगे, वहाँ पे आपको क्लब स्टोन सीधा कर देंगे, वहाँ पे कैटाइज कर देंगे, मेन यानी कि वहाँ पे लाइन मार्किंग कर देंगे, मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग को देख लेंगे। जो आप काम कहेंगे वो करके दिखाएंगे आपको। वो इसलिए कि उनके पास इसके अलावा काम है कुछ नहीं, इंतजामी हिसाब से, एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से। अब मकसद ये है कि काम होता हुआ नजर आए, तो वो होता हुआ नजर आपको तब भी आएगा कि आप यहाँ पे बैठे हुए हैं तो वो इमामिया कॉलोनी के फाटक के पास काम हो रहा है, सगिया रोड पे काम हो रहा है, आपका बुरा रावी पर काम हो रहा है, आपका जो बदामी बाग का एरिया पे काम हो रहा है। अगर आप इससे हटके अर्बन एरिया से हटके जाते हैं दूसरी साइड पे तो रायगढ़ में काम हो रहा है, आपका मंगा मंडी में काम, यानी कि ये तब भी काम होंगे जब मुकामी हुकूमतें जो हैं असरअंदाज होंगी। इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है, ये जितना मर्जी कर लें। ये देखिए आप कह रहे हैं कि तजवीज़ आ गई लाहौर को 2 अजला में तकसीम या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने की, तो 9 तहसीलों में 9 असिस्टेंट कमिश्नर तो रेवेन्यू का काम करेंगे, 9 एसपी जो होंगे वो तो पुलिस के हवाले से देखेंगे, 9 एलडीए के अफसरान तो वो एलडीए के यानी कि वो उस हिसाब से देखेंगे। अब इंडिया का एक शहर है, वहाँ पर उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक हेल्पलाइन कर दी है। वो इतना आजकल उसका वायरल हुआ है कि हेल्पलाइन पे जो शहरी है वो कॉल करेगा, जो मुतलका अफसर है उसको उतना अपना एक टाइम फिक्स करके देगा, वो शहरी के पास जाएगा। अच्छा, वो अपनी गली दिखाएगा, कोई उसका मसला होगा वो उसका मसला हल करेगा या उसकी सारी फाइल लेकर फिर उसी को दोबारा बताएगा, और उसके ऊपर वो जब तक रेड से ग्रीन नहीं होगा जब तक शहरी कहेगा नहीं कि मेरा मसला हल नहीं हुआ। अब इतना बड़ा उन्होंने इनिशिएटिव ले लिया, तो हम अभी तक सफाई के सूरत हाल में चल रहे हैं। अभी देखिए पार्किंग स्टैंड की आपने बात की, अब जहाँ मर्जी खच पच, पता नहीं क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब फीसेस बढ़ाने का मामला जो है वो पुराने बोर्ड ने किया है। अच्छा। नए चेयरमैन जो है वो कहते हैं मैं दीवार बन जाऊंगा अगर किसी ने फीसें बढ़ाई तो वो कहते हैं कि फीसें तो आगे इतनी इन्फ्लेशन रेट आपके सामने है, तो जो पार्किंग है अगर आप बाइक पे गए हैं तो 30 रुपए लेकर आएंगे। इमरान जो गैर कानूनी स्टैंड्स हैं वो उतना नहीं पैसे लेते जितने लिखी हुई रहेंगे। आप गाड़ी के 50 रुपए देकर आएंगे। अच्छा, ये तो हो गया एक साइड पे मसला। वो कहते हैं जी सवाल ही पैदा नहीं होता, अगर कोई कर भी देगा तो हम बिल्कुल नहीं करने देंगे। अब ये चीजें जो है ये बाला बाला तो हो नहीं सकती, फौरी तौर पर चीज बाहर आ जाती है। शहरी लाहौर में एक मसला खत्म होता है तो डेंगी आ गया, डेंगी खत्म होता है तो स्मोक आ गई, स्मोक खत्म होती है तो यानी कि इतने मसाइल हैं जिस मसाइल के लिए शहर लाहौर इसको मॉडल शहर है। 36 अजला इसको देख के चलते हैं कि ये मॉडल शहर है, यहाँ पे ओरिएंट ट्रेन है, यहाँ पे मेट्रो बस है, यहाँ पे तमाम तर जो मौजूदा सूरतें ना देखें, यहाँ पे बड़े बड़ी मसाजिद हैं, यहाँ पे गुंबदों का शहर है, तरीही इमारतों का शहर है, बागों का शहर है, रोशनियों का शहर है, मगर इसके लिए देखना फॉलोअप करना इंतजामिया के साथ साथ जो है हमारा भी शहर है और हमारा भी फर्ज है। और जो हमें देख रहे हैं लोग, अगर हम ठीक हो जाए तो फिर तो बात ही तुम हो जाएगी। तो क्या बात है, फिर तो हमारा शहर इतना चमका हुआ और इतना साफ सुथरा नजर आएगा कि हमें फिर किसी देखिए गाड़ी में बैठे होते हैं, गाड़ी को साफ करने के लिए हम टिश्यू पेपर बाहर फेंक देते हैं। इतनी लिटरिंग होती है रोजाना कि वो सुबह तक पता लगता है मनों के हिसाब से लिटरिंग हो गई है, वो उठा रहे होते हैं बेचारे अपने हाथों से। मगर मकसद ये आ जाता है समझते ना हम, ये हम जब तक जिम्मेदार नहीं होंगे तब तक जो है मसाइल ऐसे कैसे। ठीक है जी, इमरान अकबर नुमाइंदा लाहौर न्यूज हमारे साथ मौजूद है। इमरान आपका बेहद शुक्रिया। और जनाब दोबारा से आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अपना घर समझे, इस पाकिस्तान को, शहर लाहौर को, जैसे हम लोग अपना घर साफ सुथरा रखते हैं इस तरह हम लोग अगर बाहर जा रहे हैं, सड़कों पर निकल रहे हैं, इवन के हमारी जो गाड़ियां हैं जिसकी वजह से धुआं बहुत ज्यादा खारिज हो रहा है और स्मॉग का बाइस बनता है, तो उनको भी मेंटेन करवाएं या उसको रिप्लेस करने की कोशिश करें। तो जनाब यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, आपने कहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू डागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात हो जाए बदलते जमाने के बदलते अंदाजों के हवाले से। तो जैसे जैसे हमारा जमाना बदल रहा है, हमारा लाइफस्टाइल, हमारी जरूरियात, हमारे काम करने के अंदाज भी चेंज हो रहे हैं और उन सब में टेक्नोलॉजी का किरदार बहुत ज्यादा जरूरी है। इंटरनेट ने दुनिया को यकसर बदल कर रख दिया है। दुनिया भर में करोड़ों लोग इस वक्त इंटरनेट की मदद से फ्रीलांसिंग और ई कॉमर्स से घर बैठे लाखों रुपए महाना कमा रहे हैं। एक दौर वो भी था जब कारोबार की एडवर्टीजमेंट के लिए हम अखबार में ऐड दिया करते थे,
अब डिजिटल मार्केटिंग ने इसको बदल दिया है। और एक वक्त तब ये भी था कि जनाब हम किसी से कांटेक्ट करने के लिए हमारे घर लैंडलाइन होता था, उसको हम लोग यूज़ करते थे। अब मोबाइल फ़ोन ने उसकी जगह ले ली है। तो इसी तरह टीवी और रेडियो अपनी अफादियत खोता जा रहा है और आजकल पॉडकास्टिंग का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। पाकिस्तान में यकदम पॉडकास्टिंग का जो शोर है वो हमें सुनाई देने लगा है। गुज़श्ता कुछ अरसे में पॉडकास्टिंग ने वो अहमियत हासिल कर ली है जो अभी तक किसी भी मीडियम ने नहीं हासिल की थी। तो आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पॉडकास्टिंग का आलमी दिन मनाया जा रहा है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि पॉडकास्टिंग है क्या, इसकी मकबूलियत की क्या वजह है और कैसे पॉडकास्टिंग से जो नौजवान हैं, यंगस्टर्स हैं, वो पैसा कमा सकते हैं। इसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद फौजान हैं और मुनीर अहमद हैं जो दोनों ही पॉडकास्टर्स हैं। दोनों को मैं वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप दोनों, ठीक ठाक हैं? थैंक यू जी। अच्छा अहमद, आप ही से स्टार्ट करूंगी। पॉडकास्टिंग है क्या, आसान अल्फाज में आपने हमें बताना है ताकि जो देखने वाले हैं उनको पता चल जाए कि एक्चुअली में ये है क्या जिसके बारे में आज हमने बात करनी है। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी है इसको समझना कि बेसिकली है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से आगाज़ किया। बेसिकली आगाज़ जो हुआ था वो तो ब्रॉडकास्टिंग और आईपॉड, ये बेसिकली दो वर्ड्स का मिलकर जो है ना इसका मुखफ़फ़ था कि किस तरीके से इसका आगाज़ हुआ। और बेसिकली ऑडियो प्लेटफॉर्म्स, ऑडियो फाइल्स को इंटरनेट पर डालना, वहाँ से इसका आगाज़ हुआ। लेकिन इस वक्त जो पूरी एक इंडस्ट्री की सूरत इख्तियार कर गया। तो बेसिकली इट्स अ लॉन्ग फॉर्मेट कॉन्वर्सेशन कि आप बैठे दो अफराद आपस के अंदर और एक टू वे कम्युनिकेशन करें, आपस में समझें। अच्छा। और एक डिटेल में जो है ना वो किसी भी टॉपिक को डीकंस्ट्रक्ट करें और उसके ऊपर डिस्कशन के ऊपर जो उसमें जाएं। और इसमें स्टैट्स हमारे सामने बड़े अच्छे हमारे सामने आते हैं। एक तरफ आप देख रही होंगी कि रील्स और टिकटॉक्स और शॉर्ट वीडियोस बहुत सारा वायरल हो रही हैं। एट द सेम टाइम पॉडकास्ट एक लॉन्ग फॉर्मेट, हालांकि आज का जो हालात वाक़यात अगर आप देखें तो क्रिकेट भी जो हो रही है वो भी शॉर्ट फॉर्मेट T20 की जो है ना वो मैचेस ज़्यादा हो रहे हैं। लोगों के पास टाइम नहीं है तो वो ज़्यादा किसी भी चीज़ के ऊपर सर्व करें, या मैचेस हों या लंबी वीडियोस हों। लेकिन पॉडकास्ट एक ऐसी वैल्यू बेस्ड एक कॉन्वर्सेशन या एक इंसाइट्स लोगों को दे रही है कि पॉपुलर हो रहे हैं पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रहे हैं। अगर हम पैटर्न देखें इंटरनेट यूज़र का या कंज्यूमर बिहेवियर्स का, तो इसमें तीन तरह के हमारे सामने ट्रेंड सामने आते हैं। सबसे पहले जब भी इंटरनेट किसी भी माशरे में आता है तो सबसे पहले उसको उसकी क्यूरोसिटी होती है कि तजस्सुस होता है कि वो सबसे पहले सोसाइटी ने जिस चीज़ों से उसको मना किया होता है सबसे पहले वो देखते हैं। उसके बाद एंटरटेनमेंट की तरफ जाते हैं, उसके बाद वो वैल्यू बेस्ड इंफोटेनमेंट की तरफ आते हैं। तो इस टाइम हम ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्मेशन के जिस दौर से गुजर रहे हैं तो हम एंटरटेनमेंट से इंफोटेनमेंट की तरफ आ रहे हैं और उसमें हम पॉडकास्ट का बहुत ज़्यादा रुझान देखा जा रहा है। ठीक है। अच्छा मुनीर, आपसे जानना चाहूँगी, मतलब बहुत से लोग ना इस चीज़ को मिक्स कर रहे हैं कि शायद हम किसी के साथ ऐसे चिट चैट कर रहे होंगे या किसी का इंटरव्यू ले लेंगे तो शायद वो भी पॉडकास्टिंग में ही आता है। इज इट ट्रू कि वो उसमें आता ही है? दोनों डिफरेंट साइड्स हैं। देखिए, इसको अगर ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखा जाए तो ये है तो एक ही चीज़। अच्छा। लेकिन लोगों ने इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट ले लिया है। अगर हम पॉडकास्टिंग की बात करें तो इसका एक अपना डेकोरम है, इसका एक अपना सेटअप होता है। डिफरेंट माइक्स इसमें यूज़ होते हैं कंपेयर टू नॉर्मल जो इंटरव्यू में यूज़ किया, जिस तरह अभी हम कॉलर माइक यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर हम कंडेंसर माइक यूज़ करते हैं या डायनेमिक माइक यूज़ करते हैं। और वो एक सेटअप है काफ़ी एक्सपेंसिव। अब यहाँ पे जो भी रिसेंट कुछ 4-5-6 महीनों की अगर बात करें पिछले, तो बहुत सारे लोगों ने यही जो नॉर्मल चिटचैट वाला माहौल था उसको पॉडकास्ट का नाम दे दिया है। अच्छा। तो पॉडकास्ट और इंटरव्यू में जो मुझे मेजर फर्क लगता है कि इंटरव्यू के अंदर यू जस्ट आस्क क्वेश्चन एज ए होस्ट और उसके बाद आप चुप करके बैठ जाते हैं। सही। पॉडकास्टिंग के अंदर बेसिकली आप कन्वर्सेशन हो रही है दो लोगों के दरमियान। मेरा अपना मौक़िफ़ हो सकता है एज ए होस्ट, आपका एज ए गेस्ट अपना मौक़िफ़ हो सकता है। तो इंटरव्यू में ये चीज़ नहीं होती। तो इसको थोड़ा सा भी लोगों को समझने की ज़रूरत है कि ये एक प्रॉपर सेटअप है जिसके अंदर, जिस समय अगर अपनी पॉडकास्ट की बात करूं, मेरे पास प्रॉपर एक साउंड प्रूफिंग रूम है। 3 कैमरास के साथ रिकॉर्डिंग हो रही है। गेस्ट का माइक अलग है, मेरा माइक अलग है। उसके बाद फिर इसको जो अगर टेक्निकल साइड पे चले जाएं तो जैसे ही माइक से आपका जाता है साउंड कार्ड के अंदर, ये साउंड मिक्सर के अंदर, वहाँ से फिर क्राउड लिफ्टर पे जाता है। वहाँ से फिर आपको एक होस्टिंग प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे आपकी ऑडियो जाती है। देन यू नीड द प्लेटफॉर्म फॉर वीडियो एज वेल, जो कि यूट्यूब और फेसबुक है। तो ये इसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म है जिसके तहत ये चलता है। तो जो लोग तो इसको प्रॉपरली लेके चल रहे हैं, अभी बहुत कम लोग हैं जिनका प्रॉपर सेटअप है, जो इसको एक वाकई ही पॉडकास्ट की जो मीनिंग है उसको हक अदा किया जा रहा है। मतलब हर कोई सिर्फ इंटरव्यू कर लेता है और उसको नाम दे देता है हम पॉडकास्टिंग कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अगर थोड़ा सा हम पीछे चले जाए ना, ये स्टार्ट हुआ था 2004 के अंदर। अच्छा। तो ये ऑडियो फॉर्मेट था, एज फुजान राइटली सेड। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ऑडियो का दौर थोड़ा खत्म होने लगा, अभी भी बहुत ज्यादा इसके डाउनलोड्स हैं, बट स्टिल अभी ये कन्वर्ट हो गया वीडियो के अंदर। तो वीडियो में कन्वर्ट होने की वजह से व्यूअरशिप ज़्यादा हो गई। एक नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन जो है वो 30 से 40% लाइक करता है फेसेस को देखना, कंपेयर टू खाली सुनना या पढ़ना।
तो इस वजह से इसका रुझान भी बढ़ रहा है। अच्छा, मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा ना सिमिलैरिटी इसमें है रेडियो की। मतलब रेडियो जब मैं करती थी तो हमारा ये होता था, पहले हम ऑडियो कर रहे होते तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता फिर हम फेसबुक पर लाइव जाना शुरू हुए, इस तरह फिर वो वीडियोस में आना शुरू। तो ये सिमिलैरिटीज हैं उस तरह की, है ना? सिमिलैरिटी है। और मैंने बिल्कुल ठीक बात की इक्विपमेंट की। तो इसमें एक और आगे जो डाटा हमें बता रहा है, जो आगे नई ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है, उसमें ऑडियो प्लेटफॉर्म जो है ना बहुत ज्यादा देखने में आपको आएंगे। और जो उसमें मुनीर भाई ने बात की है कि इक्विपमेंट बहुत महंगा है, इसमें यूज हो रहा है, माइक्स बहुत ज़्यादा यूज हो रहे हैं। तो जब बिल्कुल ऑडियो पे आ जाएगा तो बिल्कुल बच्चे, बहुत सारे जो यंग जो लोग हैं जिनके पास शुरू में बजट या कैपिटल नहीं भी है, अपने मोबाइल के ऊपर एक जब वो पॉडकास्ट बनाएंगे तो असल कंपटीशन तब शुरू होगा। कंटेंट का कंपटीशन, इक्विपमेंट का कंपटीशन नहीं है किसके पास अच्छा कैमरा, के पास अच्छा माइक है। फिर कंपटीशन या जो चीज़ होगी वो होगा किसकी डिस्कशन अच्छी है, जिसका कॉन्टेंट अच्छा है। तो बेसिकली एक और जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन हमारे दरमियान बिल्कुल ये आने वाली है नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। लेकिन रिसर्च में क्या क्या चीजें आपको लगता है कि हमें देखनी चाहिए? अगर मतलब हम शुरू करने लगे हैं तो कंटेंट में हमारे क्या क्या बेसिकली सबसे पहले जो है ना अपनी नीश डिफाइन करना बहुत जरूरी है कि थीम बेसिकली आपका क्या है। आप आईटी में करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करना है, स्पोर्ट्स करना चाहते हैं, फिटनेस करना चाहते हैं, सबसे पहले अपनी नीश, अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट, अपना एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनने की मेरे ख्याल से बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपकी जिस चीज़ में एक्सपर्टीज है उस पर हेल्दी कॉन्वर्सेशन जो है ना वो बिल्ड करें। और इंटरव्यू में इसका फर्क बड़ा बिल्कुल ठीक बयान किया है, वो रखना बड़ा जरूरी है। इंटरव्यूज के अंदर आप ये लताड़ सकते हैं या काउंटर कर सकते हैं कि आपने लास्ट टाइम तो ये कहा था, आप ये कर रहे हैं, पुरानी वीडियो चला दें। इसमें आप अगले को एम्पैथेटिकली मौका देते हैं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, समझने के लिए, डिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। और इसका एक पॉलिटिकल यूज़ भी हालिया दिनों में हमने बहुत ज़्यादा देखा है। और एक जो आपने जो अभी बयान फरमाया अपने इंट्रो में कि अभी हालिया दिनों में बहुत ज़्यादा इसका रुझान देखने में आ रहा है। तो एक बहुत बड़ा जो एक ऊपर गया ना पाकिस्तान में, वो इमरान खान साहब की पॉडकास्ट के बाद किया। उसके बाद से इसका पॉलिटिकल यूज़ जो है ना वो कराची में इलेक्शन में उन्होंने देखा। और बहुत सारे अभी जो आइंदा इलेक्शन कैंपेन होगी उसमें भी आप देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जो है ना, बड़ी बड़ी जो कंसल्टेंट्स हैं, IT कंपनीज हैं, वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से देखने में आएगा एक ट्रेंड। सबसे बड़ी इसमें जो आपको फ्रीडम मिलता है ना वो है लिबर्टी। किस चीज की लिबर्टी? जैसा रेडियो की कोई बैरियर ही नहीं है उसके एग्जैक्टली ऊपर, रेडियो एक फॉर्मेट के तहत चलता है, आपके पास स्पेसिफिक टाइम है। अब हमारी पॉडकास्ट हम अगर एम करते हैं कि 60 मिनट की होनी चाहिए, समटाइम वो 50 पे भी खत्म हो जाती है, समटाइम 80-90 मिनट्स पे भी चली जाती है। और जिस तरह फुजान ने कहा कि आपको अपनी निश डिफाइन करनी है। अब मैं ओपन पॉडकास्ट करता हूँ, बट मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हर चीज को लिंक करना डिजिटली। मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ होने वाला तकरीबन हर कारोबार डिजिटली किया जा सकता है, तो हम डिजिटली कैसे ग्रो कर सकते हैं, मैं इस चीज को ज्यादा प्रमोट करता हूँ। हर एक का अपना अपना मौक़िफ़ है, हर कोई अपनी अपनी नीश डिफाइन कर लेता है, उसको जो भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है वो उसको लेके चल रहा है। अच्छा, जो यंगस्टर्स हैं जो आज सुन रहे हैं आप दोनों को, उनको क्या एडवाइस आप करेंगे कि वो इससे पैसा कैसे कमा सकते हैं? मतलब हमारे यंगस्टर्स अब यही कह रहे हैं कि हम लोग अगर डिजिटली हम लोगों ने इस चीज पर जाना भी है तो हमारा अर्निंग सिचुएशन हमारी बेहतर होनी चाहिए, हम अर्न करें इस चीज से। देखिए, पैसा हर कोई कमाना चाहता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ 14-15 साल हो गए इंडस्ट्री के अंदर, मैं ये समझता हूँ कि पैसे की हवस से ज्यादा पहले नॉलेज को ले लें। जब आप किसी भी चीज को सीख के करेंगे, इट टुक मी ऑलमोस्ट 1 year टू लर्न द होल प्रोसेस। मैंने 4 एपिसोड रिकॉर्ड की आज से 1 साल पहले, डिस्कार्ड कर दी क्योंकि वो शायद उस तरह से नहीं थी जो होनी चाहिए थी। आज भी मेरी परफेक्ट नहीं है, मैं स्टिल उनमें इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले चीज को सीख लें, पैसा खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगा। जब आपका, जिस तरह फैजान ने कहा कि कंटेंट अच्छा होगा, आपकी जो कन्वर्सेशन है वो वाकई अगले के दिल में उतरेगी। देखें, 1 घंटा आज के दौर में किसी को कन्विंस करना इट्स नॉट इजी डील, बहुत मुश्किल बात है। तो आप 1 घंटा किसी को आपने दिखाना है अपने आप को, तो आपका कंटेंट इतना जानदार होना चाहिए, आपकी रिसर्च इतनी अच्छी होनी चाहिए। इट्स अ टीम वर्क बेसिकली। ऐसा नहीं है कि एक बंदा उठ के स्ट्रेट अवे पॉडकास्ट रिकॉर्ड की। जिस तरह आपका शो है, पूरी एक टीम वर्क है, काफी सारे लोग बिहाइंड द कैमरा है। तो सेम यहाँ पे भी यही है, 6-7 लोगों की टीम होती है जो इसमें पूरा अपना रोल प्ले करती है। कुछ गेस्ट ऑनबोर्डिंग कर रहा है, कोई रिकॉर्डिंग पे है, कोई एडिटिंग में है, हर चीज अपनी वेटेज रखती है। फर्क सिर्फ इतना है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे अपनी डोमेन को आप बेहतर से बेहतर करते जाएंगे, अपने कंटेंट को बेहतर से बेहतर करेंगे, पैसा ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब पैसा कमाने की जब आपने बात की तो इसमें 3-4 डिफरेंट वेन्यूज है। पहला तो है डेफिनेटली आपकी मोनेटाइजेशन है थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म, वहां से आपको पैसा आता है। फिर सेकंड इसमें जो मेजर वेन्यू है वो आपको स्पॉन्सरशिप मिलना शुरू हो जाती है। अगर जिस तरह मैं जुनेद अकरम की बात करूं तो उसके जैसे ही पॉडकास्ट स्टार्ट होती है तो वो मुख्तलिफ उनके नाम लेते हैं और वो प्रोडक्ट जो है उसको भी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये तो पायनियर में से है ना, ये तो उन्होंने स्टार्ट मेरे ख्याल से इन्हीं से हुआ है पॉडकास्ट। जुनेद भाई हैं, उसके अलावा मुजम्मिल भाई हैं, फिर उसके अलावा मोरू हैं, उसके अलावा नईम सिकंदर हैं। ये लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और अगर आप इनकी पहली पॉडकास्ट देखें और आज की देखें, इन्होंने एक
जो प्रॉपर चेंज हाँ, आपको नजर आएगा। बिल्कुल ऐसे ही और है। मेजर चीज, या अभी पॉडकास्ट भी दो तरह की हो रही है पाकिस्तान में। एक है एजुकेशनल पॉडकास्ट, ओके, जिसके अंदर अब जिस तरह मैं भी एजुकेशनल करता हूँ, फुजान भी एजुकेशनल करते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जो मीडिया के थे, जो प्रैंक वगैरह करते थे या जो थोड़ा सा स्किट्स वगैरह बनाते थे, वो लोग पॉडकास्टिंग की तरफ आ गए। अब तीसरी इसमें एक और डोमेन अभी देखने में नजर आ रही है, हाइब्रिड मॉडल हो गया, थोड़ा सा फन का एलिमेंट और थोड़ा सा साथ में जो एक सीरियस एजुकेशनल एलिमेंट, उसको मिला के इंफोटेनमेंट हो जाएगी ना, एजुकेशन भी आपको दी जा रही है और साथ ही साथ एंटरटेनमेंट भी आपको प्रोवाइड की जा रही है, बोरिंग नहीं हो रहा। जो पॉडकास्ट का ट्रेंड है इंडस्ट्री के लिए बहुत हेल्दी साइन है बेसिकली ना। अगर आप देखेंगे तो एक जमाने में यहाँ पे रोस्टिंग और प्रैंकिंग और फनी वीडियोस, सिर्फ एंटरटेनमेंट बहुत पॉपुलर थी। लेकिन ये पॉडकास्ट 1 घंटे में आप किसी एक टॉपिक के ऊपर उसको डीकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, तो बहुत हेल्दी साइन है सोसाइटी के लिए कि आप समझना चाह रहे हैं, वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब ये कंज्यूमर बिहेवियर भी बहुत अच्छा एक इसके ऊपर चेंज आया कि, और एक कंज्यूमर बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका फीडबैक लोगों का, कि जो फीडबैक आता है वो लीड करता है पूरी इंडस्ट्री को कि आपने किस तरह का कंटेंट जो है जनरेट करना है। आपने बात की भी अर्निंग की, अर्निंग किस तरीके से हो सकती है, तो बड़ा राइटली उन्होंने फरमाया कि एक तो है कि यूट्यूब से कमाना, एक यूट्यूब पे कमाना। बहुत से लोग कहते हैं कि यार टिकटॉकर्स या बहुत सारे और जो प्लेटफॉर्म है उनके मिलियन व्यूज़ हैं, तो हम उनको क्यों ना वो दें। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो दूसरी बहुत सही प्लेटफॉर्म पे फनी कंटेंट वाले या रोस्टर्स या प्रैंकस्टर्स हैं, उनकी ऑडियंस शायद मिलियन में हो, लेकिन उनकी ऑडियंस क्या है, उनको कौन सा तबका देख रहा है, और आपकी एक मेच्योर ऑडियंस है, आपको एक पढ़े लिखे लोग देख रहे हैं, तो ब्रांड्स जो हैं वो आपके प्लेटफॉर्म को और आपकी पॉडकास्ट को या आपके चैनल को ज्यादा वैल्यू करेंगे कि यार इसको जो लोग देख रहे हैं, इसकी जो ऑडियंस है वो पढ़ी लिखी है, वो एक बाइंग एक पावर रखने वाले लोग हैं, एक मेच्योर ऑडियंस है जो कि इस तरफ है। तो पॉडकास्ट के ऊपर एक बहुत बड़ी कमाने की और अर्निंग की भी अपॉर्चुनिटी मौजूद है। और चूंकि आपको पता है कि वॉच टाइम के ऊपर आप कमाते हैं, तो एक व्लॉग्स या एक नॉर्मल जो टिकटॉक होती है उसकी, या फिर एक जो रैंडम रील होती है उसकी जो वॉच टाइम होता है वो थोड़ा होता है, लेकिन जो एक पॉडकास्ट है वो 1 घंटे, एक एन आवर लॉन्ग एक डिस्कशन होती है, तो उसका वॉच टाइम भी ज्यादा होगा, तो उस पर अर्निंग के जो है वो कमाने के जराए इस पे ज्यादा है। अच्छा, इसका टाइम का तो कोई मसला नहीं है कि आपका 1 घंटे का होना चाहिए, मतलब बोरिंग ना हो ना, जहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाए। उस पे फॉर्मेट का ही मसला नहीं है, आपको जब कोई इस पे ड्यूरेशन भी नहीं है, कोई टाइम का मसला भी नहीं है, कोई इस पे फॉर्मेट भी नहीं है, कोई इस पे चूंकि चुना के फॉर्मेलिटी भी नहीं है। आप बिल्कुल अपने नेचुरल वे के अंदर, आप बिल्कुल किसी भी टीवी पे बहुत बड़ी मजबूरी होती है आपको, क्योंकि ब्रांड्स का नाम नहीं लेना, फलां नहीं लेना या वो नहीं करना, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर पूरी फ्रीडम है कि आप खुल के जो है अपनी बात जो है आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, कोई इस तरह की चीज नहीं है, आप आराम से आजादी है आपके, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से रिस्पॉन्सिबिलिटी का एलिमेंट जो है वो बहुत जरूरी है। कुछ भी आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से रिस्पॉन्सिबिलिटी का एलिमेंट होना चाहिए। और इसी वजह से जो भी मेन स्ट्रीम मीडिया और इसका फर्क जो है ना वो सिर्फ यही है कि क्रेडिबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो मेरे ख्याल से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को लेना बहुत जरूरी है। अच्छा, यंग बच्चों के लिए एक यहाँ पे मैसेज देना चाहूँगा जो इस डोमेन में आना चाह रहे हैं। जिस तरह भी हमने बात की कि 3 तरह की मेजरली पॉडकास्ट हो रही हैं, तो सबसे पहले आप खुद से आंसर करें कि क्या आप फनी कंटेंट बनाना चाहते हैं, क्या आप सीरियस एजुकेशनल कंटेंट बनाना चाहते हैं। अब मैं चाहते हुए भी फनी कंटेंट कैमरे के सामने नहीं कर सकता, तो अब मैं अगर जबरदस्ती करने की कोशिश करूंगा, पता चल जाएगा तो फेक हो जाएगा। तो सबसे पहले खुद को समझिए, क्या आप हैं, क्या आप सीरियस एजुकेशनल पॉडकास्ट करना चाहते हैं, आप हाइब्रिड मॉडल में आना चाहते हैं। अब जिस तरह ताबिश है, ठीक है, अब उन्होंने जो ट्रेंड यहाँ पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया, एक नॉर्मल बंदा वो करेगा तो शायद वल्गर लगेगा, लेकिन वो बड़े अच्छे से कैरी कर रहे हैं। बिल्कुल, भट्ट साहब है, मुझे उनका पूरा नाम नहीं पता, वो भी कर रहे हैं, बड़ा जबरदस्त उनका भी शो चलता है, अहमद अली भट्ट, बड़ा जबरदस्त उनका शो है। एक गेस्ट उनके भी शो में आए और मेरे पास भी आए। अब मैं उसी गेस्ट को जब उनके शो में देख रहा हूँ तो बड़ा स्माइलिंग और ये वो, जब मेरे पास आए तो हमने 1 घंटा बड़ी सीरियस कन्वर्सेशन की। तो ये डिपेंड करता है, सबसे पहले खुद को पहचानिए, उससे होगा क्या कि आपकी जो अर्निंग पोटेंशियल है ना वो आपको पहले दिन से पता चल जाएगी। तो कोई फनी वाकया हमारे साथ शेयर करें कि कोई पॉडकास्टिंग के दौरान कोई ऐसी कोई चीज हुई हो, कोई ऐसा केस आया हो। फनी वाकया तो बहुत सारे पेश आते हैं, क्योंकि बिल्कुल सेल्फ मेड लोग हैं, खुद करना होता है सब, तो बहुत सारा कई बार ऐसा होता है कि पूरे घंटे की आपने बात कर ली, वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई मेरे साथ इस तरह के बहुत सारे होते हैं कि क्योंकि हमारे पास इस तरह का प्रोफेशनल सेटअप नहीं होता, सेल्फ मेड बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वाकयात, हर चीज आपको जब खुद देखनी होती है, गेस्ट एंगेजमेंट भी, कंटेंट भी, कैमरा भी, प्रोडक्शन भी, इस तरह के बहुत सारे वाकयात हो जाते हैं। मेरे साथ अभी परसों एक वाकया हुआ है, लास्ट एपिसोड रिकॉर्ड की, बहुत बड़े गेस्ट थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे। 1 घंटा को 10 मिनट की हमारी कॉन्वर्सेशन हुई। वो रिकॉर्डिंग के बाद हमने जो है ना, मेरी आदत है जैसी रिकॉर्डिंग खत्म होती है तो मैं फौरन साउंड को चेक करता हूँ, क्योंकि मुझे प्रोडक्शन टीम को भी देना होता है। साउंड का कंट्रोल मेरे लैपटॉप में है, तो जैसे ही मैंने उसको ऑन किया तो हमने प्लग अडॉप्टर नया मंगवाया था मैक के लिए, तो वो मैंने पहले टेस्ट भी किया, इट वॉज वर्किंग परफेक्टली फाइन। लेकिन जब वो रिकॉर्डिंग हुई तो अब गेस्ट की आवाज में थोड़ी नॉइज आ रही थी और मेरी आवाज के पीछे डिंक चिक्का गाना चलना शुरू तो मैं मतलब
एम्बेरस भी हुआ, वो हम हंस के आधा घंटा के यार ये हुआ क्या हमारे साथ। और गेस्ट भी जाहिर है जब इतने बड़े गेस्ट को आप बुला रहे हैं तो थोड़ा सा वो एम्बेरसमेंट मेरे लिए भी थी। खैर गेस्ट को भी अंडरस्टैंड हो गया कि यार इट्स अ टेक्निकल इशू, तो कुछ कर नहीं सकते उसमें। हम इंडस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं, मैं एक बात यहाँ पे लाजमी कहना चाहूँगा इसी कंटेंट के हवाले से कि बहुत सारी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर कंटेंट क्रिएटर्स नए आ रहे हैं, लेकिन हमें गवर्नमेंट पॉलिसीज का बहुत शदीद इशू है। मैं इस प्लेटफॉर्म से लाजमी कहना चाहूँगा, आवाज़ उठाना चाहूँगा कि फेसबुक ऑफिस पाकिस्तान में होना चाहिए। हमारी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है, हमारे जो ऑफिशियल्स हैं, उनको देखना चाहिए कि इंडिया में ऑफिस है, अब बहुत सारे दीगर ममालिक में, तो हमारा बहुत सारे जो हैं वो क्रिएटर्स यहाँ पर हैं, कंज्यूमर्स यहाँ पर हैं, तो यहाँ पे भी फेसबुक ऑफिस भी होना चाहिए और मोनेटाइजेशन भी पाकिस्तान में खुलनी चाहिए। इंडिया में है, बहुत सारे दीगर ममालिक में मोनेटाइजेशन है, लेकिन यहाँ के हमारे जो क्रिएटर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको जो है वो उसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए। और हमारा यूजर बेस बहुत मैसिव है, ऐसा नहीं कि एक तो होता है ना मार्केट छोटी है कि उस वजह से शायद नहीं आ पा रहे, हमारी मार्केट भी बहुत बड़ी है। और उसके बावजूद भी इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा अगर गवर्नमेंट के एंड से भी हो जाए, और मैं ये समझता हूँ कि कुछ जिन लोगों की आवाज़ सुनी जाती है अगर वो भी अपनी आवाज़ इस टॉपिक के ऊपर उठाएं तो आई थिंक सो ये इम्पैक्ट क्रिएट होगा, जिस तरह हम लोगों ने ई कॉमर्स के अंदर किया। अब देखें 3 साल 4 साल की मेहनत थी, मेरा बेसिकली ताल्लुक ई कॉमर्स से है, तो अब देखें इस वक्त ई कॉमर्स के काफ़ी सारे हमारे लिए रास्ते खुल गए हैं। तो इसमें भी इंशाल्लाह उम्मीद है जिस तरह कंटेंट क्रिएटर लगे हुए हैं कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी इंशाल्लाह इसमें भी बेहतरी आ जाएगी। अच्छा मुनीर, आपने भी देखा होगा कि हम लोग ये बड़ी शिकायत करते हैं कि हमारे पास सारा कंटेंट भी होता है, हम अच्छे इक्विपमेंट्स भी यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग वो ट्रैफिक जो अपनी तरफ गेन नहीं कर पा रहे होते, उसमें कहाँ पर लैग कर रहे होते हैं? देखिए ये एक डिफरेंट चीज़ है। लोग ये समझते हैं कि अगर आपने एक अच्छी वीडियो बना ली तो यू आर डन, ऐसा नहीं है। इसका एक हिस्सा है प्रोडक्शन वाली साइड का, दूसरा हिस्सा है उसको मार्केट करने का। अब हमारे यहाँ वेरी अनफॉर्चुनेट टू से कि एज ए कंट्री, एज ए नेशन हमें मार्केट करना ही नहीं आता। ये सबसे बड़ा अलमिया है, और हम ये समझते हैं, थोड़ा सा दिल भी बड़ा नहीं करते, पैसा भी लगाना नहीं चाहते। देखिए फेसबुक हो, यूट्यूब हो या टिकटॉक हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, ये एक प्रॉपर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। ये आपकी कोई रिश्तेदार नहीं है कि आपको फेवर देंगे। जब तक आप इनके एल्गोरिदम को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे आपका कभी भी कंटेंट नहीं चलेगा। अब देखें सबसे पहले आपने ये देखना है आपकी ऑडियंस कहाँ पे है। क्या आपकी ऑडियंस टिकटॉक वाली है, क्या आपकी ऑडियंस इंस्टा वाली है, यूट्यूब वाली है या फेसबुक वाली है। अकॉर्डिंग टू योर ऑडियंस साइज आप उसको मार्केट करना शुरू करते हैं। एक अच्छी थंबनेल होनी चाहिए, एक अच्छा कंटेंट होना चाहिए। इसमें हम एक वर्ड यूज करते हैं SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके पूरे कंटेंट पे। अब कंटेंट बड़ा जानदार बना लिया आपने, लेकिन अगर आपने उसको प्रॉपर तरीके से मार्केट नहीं किया, आपने उसका SEO नहीं किया हुआ, तो वो लोगों तक पहुंच ही नहीं पाएगा और उस चीज का फिर आपको फायदा ही नहीं पहुंचेगा। और फिर आप शिकायत करते हुए नजर आएंगे कि हम अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन हमारा शिकायत से ज्यादा मुनीबा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है ना, देखें कोई भी इंसान है उसकी मोटिवेशन होनी चाहिए। जब आप 4, 6, 10, 20 वीडियो बनाएंगे, व्यूज नहीं आएंगे तो ऑटोमेटिकली जितना भी आपकी स्ट्रॉन्ग नर्व होगी आप डिक्लाइन की तरफ जाएंगे। और पेशेंस होने चाहिए। 5 वीडियोस बना के छोड़ना चाहिए, कंसिस्टेंसी लगे रहे, कम से कम 50 का टारगेट रखे ना। बिल्कुल ऐसे ही है। ऑब्वियसली कभी ना कभी तो आपकी वो जो कोई एक वीडियो है वो पिच करेगी ना और लोगों में आप फेमस हो जाएंगे। अहमद फौजान और मुनीर अहमद हमारे साथ मौजूद थे, पॉडकास्टर हैं दोनों ही। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप दोनों यहाँ पर तशरीफ लेकर आए। और वर्ल्ड पॉडकास्ट डे मनाया जा रहा है और जनाब उस पर हमने बात की है कि पॉडकास्ट है क्या है, किस तरह को हम जान सकते हैं। मुझे अब आपने इजाजत देनी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।